काफ़ी ख़राब दिन और अभी खैर 1.5 घंटा बाकी है। थोड़ा देखते हैं इस 1.5 घंटे को कैसे बिताया जाए, क्योंकि बहुत कुछ बात करने को है नहीं। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो क्लियर है कि ग्लोबल मार्केट्स मेरे ख्याल से हर्षिता वीरू, मैंने पिछले 2-3 साल में पहला ऐसा मौका देखा जिसमें हमने इतना रिएक्ट किया वायलेंटली ग्लोबल क्यूज़ को। मतलब ग्लोबल क्यूज़, और इतने वायलेंट ग्लोबल क्यूज़ भी रहे हैं। मतलब जापान जैसा मार्केट, इतना टाइम लगा उसको रीगेन करने में और 2 दिन में वो 20% गिर गया। मतलब इस तरीके का मार्केट है। तो ऑब्वियसली ग्लोबल क्यूज़ वीक हैं। मेरे लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और इसका जवाब मैं अभी दे देता हूँ, जी हाँ। अब एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं टाइम कर पाएगा, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आप रियलाइज़ करेंगे 6 महीने बाद कि वो मेरे लिए थी बाइंग अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए। अभी क्या हो सकता है, जो मेरा एक मानना है, मेरा ये मानना है कि यूएस फ्यूचर्स में थोड़ी सी रिकवरी आई, लो अभी भी नीचे है लेकिन रिकवरी आई। कहीं ना कहीं मार्केट ये प्राइस इन करने की कोशिश करेगा कि आज रात को यूएस में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आएंगी। भले ही एग्जैक्ट अनाउंसमेंट ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश की जाएगी कि मार्केट को संभाला जाए। और हो सकता है कल सुबह आपको बेटर ग्लोबल क्यूज़ भी दिखे, ये पॉसिबल है। तो हमारा मार्केट शायद आखिरी के 1.5 घंटे में उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेगा। और तब तक आप ऑब्वियसली डिफेंसिव शेयरों पर रहें, भले ही आप चाहें तो। अब जैसे इमरजेंसी रेट कट की बात हो रही है, वो जब आएगा हम तब उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज सुबह बात हुई थी कि फार्मा एंड एफएमसीजी, उसमें लोग शायद थोड़ा कंफर्ट ढूंढेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी वो इसी पेस से आएगी। जिस पेस से मार्केट गिर रही है उसी पेस से रिकवरी भी आएगी। इस चीज़ का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। गुड आफ्टरनून अनुज और वीरू। नॉर्मली फ्राइडेज को हम फ्री के फ्राइडे कह देते हैं या फैंटास्टिक फ्राइडे हो जाती है, तो बहुत ही मोर्नफुल मंडे हो गया, ब्लैक मंडे। आई रिमेंबर जब हम सुबह में ऑफिस आए थे और तब वो एशियन मार्केट्स में सेल ऑफ शुरू हो गया था। तो मैं एशिया फीड सुन रही थी, तो उन्होंने वही बोला, दिस इज लुकिंग लाइक अ ब्लैक फ्राइडे। और मेरे जहन से पहले लग रहा है कि वाकई में ब्लैक फ्राइडे होगा या नहीं। एशिया के तो लिए डेफिनेटली एक ब्लैक फ्राइडे, हमारे लिए शायद, हमारे लिए ब्लैक मंडे, आई बेग योर पार्डन। लेकिन अनुज, जो हम कुछ 11 बजे भी चर्चा कर रहे थे कि देखिए 24,000 टूटेगा, वो टूटा, 24,900 भी टूटा, 23,893 के बाद अब हम फिर से 24,100 ठीक उसी लेवल के आसपास आ गए हैं जहां से वो सेकंड दरार आना शुरू हो गई थी। तो अब सिचुएशन कैसी है, क्योंकि आपने कहा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, डिप्स पर खरीदारी का मौका है। ये 24,100 अगर टिक जाए तो हम आप कहेंगे टाइगर जिंदा है? देखिए, जो मैंने बाइंग की बात की वो मैंने इन्वेस्टर्स के लिए की है, क्योंकि ट्रेडर्स के तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको स्क्रीन देखनी है। और आज अगर आपने सिर्फ एक 1 साइडेड व्यू ले लिया तो फिर पैसा नहीं बना। लेकिन अगर आपने आज आई थिंक 3-4 एजेस आई हैं जिससे मार्केट ने अच्छा पैसा बना के दिया। मेरा ये मानना है हर्षदा कि 24,200 के ऊपर अगर आप निकलने लगे निफ्टी पर, तो वापस थोड़ा कॉन्फिडेंस लौटेगा। और अगर आप 24,200 के ऊपर बंद हो गए बाई चांस, और अगर आज शाम को, काफ़ी अगर जोड़ रहा हूँ मैं ऑब्वियसली, और अगर आज शाम को यूएस फेड की तरफ से कुछ कंफर्टिंग नॉइज़ आ गया या यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंफर्टिंग नॉइज़ आ गया, ऑलरेडी हमने मार्केट बंद होने के बाद जापान से 2-3 नॉइज़ेस सुने हैं, अगर ये आ गया, मेरा ये मानना है कि कल मार्केट में एक रिकवरी वाला दिन होगा और हमारा ट्रेडर उसको आज ही प्राइस इन करने की कोशिश करेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आज का लो नहीं टूटना चाहिए। वो लो टूटा तो बहुत ख़राब है। खैर, अब तो वो लो भी काफ़ी दूर हो गया। मेरा ये मानना है कि एक 24,000 अगर टिका रहे, और अगर आप 24,200 के ऊपर निकलना शुरू हो, 24,300 के ऊपर निकलना शुरू हो, तो मार्केट में एक सिग्निफिकेंट रिकवरी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक चीज़ मैं कहूँ, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये मार्केट आपको अगस्त में वापस ऑल टाइम हाई भी दिखा दे। ये मार्केट इस तरीके का है। मैं हमारी मार्केट की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं जापान की मार्केट नहीं ट्रैक करता, मुझे उसकी मार्केट समझ नहीं आती, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं अपनी मार्केट की बात करूँगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपने आज 24,200 के ऊपर बंद दे दिया और अगर आपने आज के लो प्रोटेक्ट किए, 3-4 दिन की हो सकता है गिरावट रहे, लेकिन इवेंचुअली ये मार्केट वापस नया ऑल टाइम हाई लगाएगी। ये मेरा मानना है बिल्कुल भी। बैंक निफ्टी दूसरे इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा, मतलब निफ्टी के मुकाबले थोड़ा बेटर प्लेस्ड है। हालांकि आज यहाँ भी गिरावट आई है। अगर रिकवरी आएगी इंडेक्स में, बड़ी वाली इंडेक्स में, तो उसको बैंक्स को लीड करना पड़ेगा। ये भी मेरा मानना है, क्योंकि आईटी में अभी कुछ टाइम के लिए शायद थोड़ी सी दिक्कत है। एफएमसीजी, फार्मा ये अच्छा करेंगे, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट ये इंडेक्स को मूव नहीं कर सकते। इंडेक्स को मूव करने के लिए आपको या तो रिलायंस या आईटी या बैंक्स, इनमें से किसी का चलना ज़रूरी है। तो खैर देखते हैं। लेकिन खैर, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल मत घबराएं, पैनिक बिल्कुल मत करें। जैसा मैंने सुबह विद फुल डिस्क्लोजर कहा था, मैं तो आज खुद निफ्टी ETF लिया है, क्योंकि बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। ऐसे मौके मिलते हैं,
तभी आपको बाय करना होता है। बॉटम फिशिंग से बचे, लेकिन आपको मौका बार बार मार्केट ने अगर दिया है तो उसको आजमाना चाहिए। वीरू, इनफैक्ट आप वायदे बाजार को कैसे पढ़ रहे हैं उस पर मैं आऊंगी, लेकिन क्योंकि हम पूरा मार्केट को ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर रहे हैं, दर्शकों के सामने फटाफट से रख देते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स एशिया में एग्जैक्टली हुआ क्या, यूरोप कैसे रिएक्ट कर रहा है और डाउ फ्यूचर्स इस समय क्या संकेत दे रहा है। आपको याद होगा सुबह में जब हम आए थे, एक तो अमेरिका के सेल ऑफ जहां पर डाउ नैस्डैक सब में गिरावट देखने को मिली थी, उस पर हम देख रहे थे एशिया ने अपनी भूमिका बांधी। तो निकेई के मार्केट में क्लोज 12.5% की गिरावट पर हुआ है, कॉस्पी 8.5% नीचे आया, लोअर सर्किट पर बंद हुआ। ताइवान, स्ट्रेट टाइम, सिंगापुर का मार्केट, आप हांगकांग देखेंगे तो वहां पर भी वो सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिली थी। अब इसी नोट पर हम भी वीक खुले और अब जो यूरोपीय मार्केट्स की शुरुआत हुई है वो भी 2-2.25% के नुकसान पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्रूशियल है डाउ फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स इंट्राडे में 600 पॉइंट तक की गिरावट दिखा चुका था, वहां से थोड़ी सी रिकवरी, अभी भी डाउ फ्यूचर्स में नुकसान के संकेत ही हैं, लेकिन अब ये 500 पॉइंट नीचे है, S&P 100 पॉइंट नीचे है। सबसे बुरे हाल ऑफ कोर्स नैस्डैक की तरफ से बने हैं, तो वहां पर भले ही डे लो से कुछ रिकवरी आई हो, इस उम्मीद में कि शायद फेडरल रिजर्व एक इमरजेंसी एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट बॉन्ड बाजार के जो ज्यादातर ट्रेजरी में एक्शन आया, इस उम्मीद पर आया कि शायद यूएस फेड एक इमरजेंसी एक्शन लेता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर उन मार्केट्स में थोड़ी सी रिलीफ आती हुई दिखाई दी, लेकिन वो कंप्लीटली टर्न नहीं हो रहे हैं। ये आपके लिए ग्लोबल सेटअप है। आज देखेंगे कि स्थिति हमारे क्लोज होते होते डाउ फ्यूचर्स में क्या उभर कर आएगी। इनफैक्ट जापानीज फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी कुछ बयान आए थे जहां पर उन्होंने कहा कि येन के स्तरों पर फिलहाल वो कमेंट नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं येन अमेरिकी डॉलर के सामने पिछले एक महीने में 10% तक की रैली दिखा चुका है। बैंक ऑफ जापान और एफएसए के बाजारों पर पैनी नजर जापानीज एफएम की बनी हुई है, जरूरत पड़ेगी तो एक्शन लेंगे। फिलहाल उन्होंने एक्शन की कोई बात नहीं की है। तो ये फिलहाल कुछ कमेंट्स भी आए हैं, स्पेशली उस मार्केट से जहां पर सबसे गहरे क्रैक्स बने। बिल्कुल हर्षिता, इन सब का निचोड़ बेसिकली एक ही है कि चाहे डेवलप मार्केट हो चाहे कोई भी मार्केट हो, पैनिक में सारी मार्केट एक तरीके से रिएक्ट करती है। मतलब आप सोचिए जापान, मतलब हम इसको वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के तरह जानते हैं, मतलब एक मार्केट की तरह जानते हैं। वहाँ पे 12% मार्केट गिर गया। यूएस मार्केट में इस तरीके से मूव्स आ रहे हैं। ये इसको कॉन्टेक्स्ट ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं क्यों बार बार इस चीज़ को री एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आज अपने नेक्स्ट टेकआउट करके बोल रहा हूँ कि हम वापस नया हाई लगाएंगे। उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस करे हैं अब तक, इनमें से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो हमारी मार्केट को डिरेल कर देगा। हमारी मार्केट अब इस समय हमारे अपने पैसे से चल रही है और हमारी अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ की वजह से चल रही है। हमारी मार्केट महंगी नहीं है। बाकी क्या हो गया, कई जगह यूएस में, जापान में, इन सब में क्या हो रहा है, जो स्टॉक्स गिरे हैं, जापान में एक बहुत बड़ी रैली आई थी इंडेक्स लेवल पर। यूएस में नैस्डैक में एक वन वे, नैस्डैक मतलब इतनी गिरावट के बाद भी साल दर साल आई थिंक इस साल 30-35% ऊपर है। हमारी मार्केट में निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं। मिड कैप ज़्यादा गिर रहे हैं। मिड कैप इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि मिड कैप में ओवर वैल्यूएशन है इसके लिए, लेकिन इंडेक्स में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गिरेगा। और हाँ, एक चीज़ है, यूएस में थोड़ा सा है रिसेशन का फियर है, लेकिन मुझे लगता है कि यूएस पहले भी हमने देख चुके हैं सारे फियर्स, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे वो आने देंगे, स्पेशली इलेक्शन ईयर में रिसेशन कोई नहीं आने देगा। आई कंप्लीटली एग्री टू दैट। अच्छा वीरू, बताइए इस समय जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो है हमारे मार्केट्स डेलो से कुछ अपनी चाल बेहतर करने में लगे हुए हैं, अच्छी रिकवरी आई है रादर। पोजीशंस कैसी बन रही है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में? देखिए हर्षिता, जैसे कि अभी अनुज ने कहा कि एक बार जब तक 24,200 की ट्रैजेक्टरी ना रीगेन हो जाए, है ना, एटलीस्ट पुट राइटर्स कहीं पे विजिबल हो, तब तक कन्विक्शन के साथ एग्रेसिव स्टॉक्स पे तो कुछ नहीं कहूँगा। एफएमसीजी और फार्मा, और इनफैक्ट थोड़ा सा और फार्मा को एक्सटेंड करें तो शायद हेल्थ केयर स्पेस, ये 2-3 स्पेस है जहाँ कन्विक्शन के साथ स्टैट्स हैं। मैं डॉक्टर लाल पैथलर, देखिए सुबह भी बात हुई थी, मैंने इसको आई थिंक पिक किया था। इट्स नाउ 3130 हर्षिता, अभी भी बेहद शानदार स्ट्रॉन्ग वेरिएशन इस स्टॉक ने इवन आज भी अपने 10-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को नहीं तोड़ा। 3148 स्क्रीन पे स्पॉट भाव है, फ्यूचर्स करीब 3130 पे है। स्ट्रॉन्ग कैश बाइंग है हर्षिता इसमें, और 3127 पे फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ ये ऑलमोस्ट इस वक्त फरवरी 2022 के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को पार कर रहा है। 4% बिल्डअप फ्यूचर्स में। पहला स्टॉक डॉक्टर लाल पैथलैब।
दूसरा मैं यहाँ रखना चाहूँगा ITC, बाइंग स्ट्रॉन्ग है, लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आई, 486 पे ट्रेड करता हुआ। इस स्टॉक ने भी आज इवन अपने आई थिंक 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको विजिट तक नहीं किया, वहीं से पहले से रिकवरी आ गई 486 पे। आपकी स्क्रीन पे आप जरा OI बिल्डअप देखिए, लोअर लेवल से 15 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं, करीब 1.5% का OI बिल्डअप। तो एक तो मैंने हेल्थ केयर स्पेस से, डायग्नोस्टिक स्पेस से इंक्लूड कर लिया। उसके बाद एक बार आप लेके आइए HDFC लाइफ, ये भी अपनी तरफ काफ़ी सब्सटेंशियल आई थिंक बाइंग खींच रहा है। आई मीन HDFC लाइफ 709 पे, जरा प्लीज़ फ्यूचर्स के पेट रखिएगा स्क्रीन पे, मूव अच्छा जनरेट करता हुआ। आप ओपन इंटरेस्ट एडिशंस को देखिए हर्षा, लोअर लेवल्स पे करीब 4.5% का। तो ये 2-3 पॉकेट स्ट्रॉन्ग लग रही है एज ऑफ नाउ। डॉक्टर लाल पैथलैब, HDFC लाइफ और ITC, ये 3 स्टॉक्स पिक करूंगा हर्षा। ट्रेंड काउंटर्स यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनी हैं। ट्रेंडिंग काउंटर्स पर हम आएंगे, लेकिन इस बीच मैरिको का शेयर आपको दिखा देते हैं। नतीजे अभी अभी आए हैं। सबसे पहले तो वॉल्यूम ग्रोथ 4%, जहाँ पर अनुमान 4 से 5% के आसपास का था, तो लोअर एंड की एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने मीट किया है। मुनाफे में 8% की ग्रोथ है, 474 करोड़ के आसपास का फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है। मार्जिन्स 23.7% पर, EBITDA 9% बढ़कर आया है कंपनी के लिए, जहां पर एक्सपेक्टेशन आई थिंक EBITDA के लिहाज से 2675 करोड़ की थी, 2643 करोड़, ये रेवेन्यू का मैं आंकड़ा आपके लिए मेंशन कर रही हूँ। EBITDA 626 करोड़ पर है, एक्सपेक्टेशन 631 करोड़ की थी। तो ये फिलहाल मैरिको के नंबर्स, और बाकी FMCG पेयर्स की तरह ये भी तेजी में है। फटाफट से आपकी स्क्रीन पर अब आएंगे ट्रेंडिंग काउंटर्स। आज ज्यादा बिकवाली वाले ट्रेड्स जाहिर तौर पर देखने को मिल रहे हैं, और बिकवाली चौतरफा है, कुछ डिफेंसिव काउंटर्स छोड़ के। तो वो स्टॉक्स देखिए आप, अदानी पोर्ट 6% नीचे, ONGC, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को जैसी कंपनियों में गिरावट, और टाटा मोटर्स अब 6% नीचे आ चुका है। संवर्धन मदरसन में 9% का नॉक, LIC हाउसिंग, कैनफिन होम, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स है जहां पर बिकवाली। इनफैक्ट LIC के नंबर्स खराब, और उसके बाद इसने कैनफिन को नीचे खींचा है। और जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, कुछ डिफेंसिव्स फॉर्म में ब्रिटानिया, HUL, नेस्ले, एल्केम जैसे काउंटर्स हैं जहां पर कुछ हल्की खरीदारी बनी है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ खेमका है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, प्रशांत सावंत, राजेश पालविया, शिल्पा राउत होंगी। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा को भी जोड़ेंगे। साथ ही ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ग्लोबल फेसिंग काउंटर्स कि क्या हाल हुए हैं, कितना एक्सपोजर इनका ग्लोबल मार्केट्स में है, यतिन को जोड़ेंगे इस इनपुट के साथ। 220 पर बाजार से ही जुड़ी हुई एक कंपनी कैम्प्स, जिसके लगातार नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी के मैनेजमेंट अनुज कुमार से होगी बातचीत। फिर 2:30 बजे कल आने वाले नतीजों पर जोर देंगे। TVS मोटर, वेदांता क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, ये सब आशीष से जानेंगे। और फिर कमिंस और लुपिन से मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके लिए यतिन को जोड़ेंगे। 250 पर हमारे साथ एक और मार्केट बिग वॉइस में प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान जुड़ेंगे। फिर डीलिंग रूम का जायजा, BTST या STBT ट्रेड्स, और क्लोजिंग की तरफ जरूर पड़ेंगे। ओके, मीनवाइल थोड़ा ध्यान रखिएगा, मार्केट वापस एक टर्न ले रहा है डाउन साइड पर। 24,100 के नीचे आया वापस निफ्टी, और मिड कैप इंडेक्स अब 3.5% नीचे। तो दिक्कत है ब्रॉडर मार्केट में इस समय। मिड कैप इंडेक्स में कोई भी रिकवरी टिक नहीं रही है, ये एक बड़ी दिक्कत। और एडवांस डिक्लाइन देखिए, सुबह से एक पैरेलल लाइन रेलवे लाइन की तरह बनी हुई है यहाँ पर। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बड़ा गैप है, सिर्फ 200 बढ़ने वाले शेयर, 2240 गिरने वाले शेयर। आज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को काफ़ी पेन है, और आज की जो पेन है ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि आज ये इम्पोर्टेड वीकनेस है हमारे लिए। चलिए अब हमारे पैनल के पास चलते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या ट्रेड कैरी करें इस समय? आई थिंक जो स्टॉक पसंद है इस वक्त मुझे, वो है अल्केम। अल्केम का अच्छा बेस बना हुआ है, ट्रेड कर रहा है 5342 पर, स्टॉप होगा 5290, 5300 लगाते हैं स्टॉप। ऑन द अपसाइड जो टारगेट होगा 5450। अल्केम पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, एक ही बचा बना है कि शायद एक अप मूव मिले यहाँ पर अल्केम पर एक बाय साइड का ट्रेड। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, लाल पैथलैब में खरीदारी करेंगे। क्लियर ट्रेंड है, हाई टॉप साइड बॉटम्स का ट्रेंड है। आज मॉर्निंग में जब गिरावट देखने को मिली तो 10 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो लाल पैथलैब में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 3089 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 3250 3250 तक के टारगेट्स पॉसिबल है लाल पैथलैब में, ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 3200 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 100 रुपए 102 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है 3200 वाला कॉल ऑप्शन, तो वहां पर 69 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 165 के टारगेट सेट करिए 3200 के कॉल ऑप्शन में।
ओके 3200 की कॉल ऑप्शन में आपके पास विकल्प खुला है। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान यहाँ पे अभी नेस्ले इंडिया पे जा रहा है। नेस्ले इंडिया पे वॉल्यूम थोड़ा पार्टिसिपेशन ऑन दी स्ट्रॉन्ग साइड है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 2500 के ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे काफी अपसाइड के लिए हम लोग इसमें प्ले ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। स्टॉप लॉस आप फ्यूचर्स में 2500 का रखिए। स्टॉक ट्रेड कर अराउंड 2527। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 2552 से लेके 2570। ओके आप चलते हैं प्रशांत सावंत के पास। प्रशांत जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, वीरू जी, हर्षा जी, वेरी गुड आफ्टरनून द पैनल। यहाँ पे मैं ऐसा स्टॉक प्रेफर कर रहा हूँ जो रेंज बाउंड हो और रेंज के निचले लेवल पे आया है, बट फिर भी एक हायर बॉटम की बनाने की कोशिश कर रहा है। वो स्टॉक है बायोकॉन, करीबन 340-342 इस जोन में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 330, 330 स्पॉट, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 365, 365। ओके तो बायोकॉन में एक मौका तेजी की तरफ बन रहा है। राजेश सातपुते जी आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड, तेजी या मंदी किस तरफ? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, मंदी की तरफ का ट्रेड होगा, और वो रहेगा वोल्टास। मुझे लगता है आज एक वोल्टास में एक रिवर्सल दिख रहा है। हालांकि 50 डे में के आसपास ही ये मंडरा रहा है, लेकिन ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर देखे दैट्स अ डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो मुझे लगता है इवेंचुअली ये 50 डे में को तोड़ेगा। तो वोल्टास 1480 के स्टॉप लॉस के साथ बेचे। 1420, 1400 ये इसका एक शॉर्ट टर्म मूविंग का कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। वैसे अगर आप देखिए इसका मूविंग एवरेज जो लंबा आता है वो 1380 पे आता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 1420, 1400 ये एक टारगेट होगा। ओके वोल्टास सेल 1456 पे आपका ट्रेड यहाँ पे। अब हमारे साथ सिद्धार्थ खेमका जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और ये ब्लड बाथ आप देख ही रहे हैं, हालांकि ये ब्लड बाथ शब्द का मैं आई थिंक कोरिलेशन दादा निकाई से एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। जो जैपनीज मार्केट में सेल ऑफ है उसको हम भी चेस करते हुए, आप लोगों की रीडिंग क्या रही आज की आपकी रिसर्च में, और कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को इस वक्त आप लोग, और क्या चेस कर रहे हैं इस प्राइस पे? यस गुड आफ्टरनून वीरू। देखिए ओवरऑल जो ये है ग्लोबल लेड वोलेटिलिटी है। जैसे हमने देखा यूएस के जो मैक्रो डेटा आई वो थोड़ी वीक आई बैक टू बैक थर्सडे और फ्राइडे को, जिसको लेकर वहां पे इकोनॉमिस्ट थोड़ा कंसर्न है कि अगले साल शायद अगर फेड जल्दी ही रेट कट ना करे तो थोड़ा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आए। और इसके साथ ही जो जापान मार्केट है वहां पे जो रेट इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, पूरी दुनिया में अगर आप देखें सेंट्रल बैंक रेट कट की तैयारी कर रहे हैं, और एक जापानीज इकोनॉमी है जो अगले उल्टे डायरेक्शन में चल रही है। तो इसको लेकर थोड़ी सी कंसर्न है कि जो येन कैरी ट्रेड है वो अनवाइंड हो, थोड़ी लिक्विडिटी सकआउट हो जाए ग्लोबल इक्विटीज से। तो मुझे लगता है ये थोड़े शॉर्ट टर्म एक वोलेटिलिटी है। जब यूएस फेड का रेट कट आएगा तो मुझे लगता है ये बैलेंस वापस आ जाएगा, और जो लिक्विडिटी कंसर्न्स हैं स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया को, वो ईज ऑफ हो जाएंगे। अगर आप इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली जो हमारी इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रांग है, चाहे वो मैक्रोस की बात करें चाहे वो माइक्रोस की बात करें। अर्निंग सीजन चालू है एंड हमने देखा ब्रॉडली नंबर्स आर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला, बट अदरवाइज ब्रॉडली नंबर्स काफी बेटर है। एंड वैल्यूएशन वाइज इंडेक्स में अगर देखें तो निफ्टी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। हाँ हम एक हाई पे हैं जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मार्केट बहुत टाइम से वेट कर रहा था, चाहे वो इलेक्शन की आउटकम हो चाहे वो बजट के दिन हो। तो वहाँ जो करेक्शन एक कंटिन्यू होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, और एक शार्प पुल बैक देखे हमने, शार्प बाउंस देखा हमने मार्केट में लिक्विडिटी ड्रिवन। तो ये एक ओवरऑल बुल मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शन है, हमें लगता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड स्पेशली गिवन दैट की जो रीजंस ऑफ दिस फॉल ये ग्लोबल वोलेटिलिटी और ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है। तो हमने तो एक लिस्ट बनाया है। पिछले अगर अगर महीनों की बात करें तो हमने थोड़ा अपना झुकाव लार्ज कैप की तरफ किया था। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा वैल्यूएशन अनकंफर्टेबल है, बट लार्ज कैप्स में डेफिनेटली एक कंफर्ट बनता है, और ऐसे डिप्स के दिन ग्रेजुअल बेसिस पे बाइंग रेकमेंड कर रहे हैं इसे। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा इस मार्केट में जो कोहराम मचा है उसकी बात कर लेते हैं। इसका इम्पैक्ट भारत पर भी दिख रहा है। इंडिया विक्स में परसेंटेज के हिसाब से जुलाई 2008 के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे मूव आपने देखा आज करीब करीब 41%। इनफैक्ट डे हाई पर तो ये 55% के करीब ऊपर था। क्या करना चाहिए ऐसे में, किन सेक्टर पर फोकस करें,
क्या अवॉइड करें। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्डा जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। ये एक चीज़ मैं पूछना चाहता था आपसे, क्योंकि जो पैसा इस मार्केट में लगा है उस पैसे ने शायद वो 2008 वाला फेज़ नहीं देखा था जो हमने देखा था। अभी मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज जापानीज मार्केट जिस तरीके से डाउन था उस दिन की याद आ गई थी इसके लिए। लेकिन किस तरीके से आपको लगता है ये पैसा रिएक्ट करेगा, और क्या ग्लोबल मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो हमारी मार्केट पर प्रोलॉन्ग पीरियड पर रहेगा? अगर प्रोलॉन्ग पीरियड डिपेंड करता है, अगर मिडिल ईस्ट क्राइसिस एक फुल ब्लोन क्राइसिस में इवॉल्व होता है, वो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पे है। मेरा प्रोबेबिलिटी कम है, बट जियो पॉलिटिकल इश्यूज में कुछ भी टेबल थम करके बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। जहां तक येन कैरी ट्रेड की बात है, मुझे लगता है कि कुछ अनवाइंडिंग होगी या कुछ सेटल हो जाएगी। जापान ने 30 साल इंटरेस्ट रेट्स लो रखे हैं। पूरी दुनिया को आदत पड़ गई थी येन में बोरो करने की, और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो टी बिल्स हैं, एक्विटीज है, क्रिप्टो है, इन्वेस्ट करने की, वो थोड़ा ट्रेड अनवाइंड होगा। अलग अलग एस्टिमेट्स हैं 3 से 4 ट्रिलियन के, पूरा कभी भी अनवाइंड नहीं होएगा, कुछ हद तक अनवाइंड होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी जापान में अभी भी बहुत कम है अगर आप कंपेयर करेंगे रिलेटेड टू द वर्ल्ड। एक जो बड़ा फैक्टर आया कि येन में एप्रिसिएशन आया 161 162 लेवल से 145 146 आ गया, तो डबल मार पड़ी, रेट भी ऊपर गया, येन भी अप्रिशिएट हुआ। बट बहुत लोग भूल गए येन डॉलर 100 होता था आज से कुछ साल पहले, तो ये एक तरफा जा रहा था, इसको कहीं ना कहीं रिवर्ट टू मीट होना था। मेरा ये एक्सपीरियंस है रोज की, जब भी इंडिया नॉन इंडिया रीजन की वजह से गिरा है, चाहे वो कोई भी ग्लोबल फैक्टर रहा हो, हम गिरेंगे कम। जो आज हम देख रहे हैं, अगर आप जापान, नैस्डैक, S&P को कंपेयर करेंगे, एशियन मार्केट्स को कंपेयर करेंगे, तो आप पीक से देखेंगे तो 4-5% का करेक्शन है, और एक भी 10% का करेक्शन अभी तक आया नहीं था बाजार में बहुत समय से। तो मुझे लगता है कुछ 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 एक कारण ढूंढ रहा था बाजार, ये कारण अभी मिल गया है। तो जहां तक कैरी ट्रेड वाला इशू है, वो एड्रेस करेगा फेड। आई थिंक शायद इमरजेंसी मीटिंग भी हो, रेट कट भी हो। जो जियो पॉलिटिकल है वो थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि मैं अभी भी बाय ऑन डिप्स वाले कैंप में हूँ। आप एक चीज देखिए, रेट कट होगा, बॉन्ड यील्ड्स गिर रही हैं, ऑयल प्राइसेस नीचे है, तो जो मैक्रो सेटअप है वो इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया के लिए अच्छा है। तो मैं, अगर मेरे पास आज 100 रुपए की लिक्विडिटी है, तो शायद मैं 25-30 रुपए बाजार में आज अगले 1-2 दिन में लगाना चाहूँ। और देखिए, अल्टीमेटली मार्केट कितना गिरा आज? 2.5%। मैं देख रहा था आज एक भी ग्लोबल मार्केट ग्रीन में नहीं है, और 2.5% लॉस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कंसिडरिंग एशियन मार्केट्स मोस्टली 4 से 12% डाउन थी। निके तो 12.5% डाउन बंद हुआ, कॉस्पी 9%, ताइवान 8.5%, स्ट्रेट्स टाइम 4.5%, और उसके अलावा बाकी मार्केट्स जो हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारी मार्केट्स भी 3-3.5% नीचे थी। तो उस हिसाब से अब मेरे ख्याल से हम गिरेंगे सबसे कम, और जब चलेंगे तो चलेंगे वापस सबसे ज़्यादा। अच्छा गुरमीत, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, IT, क्योंकि ये एक सेक्टर था जो मार्केट के लिए लीडर बना हुआ था। अब अगर रिसेशन आया तो डायरेक्ट और मटेरियल इम्पैक्ट है यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर फेड ने रेट कट का सिलसिला शुरू किया तो वो एक मटेरियल पॉजिटिव है। इस सेक्टर पर क्या व्यू लें अब? तो ज्यादा अच्छा है, पूरे सेक्टर को एक तरीके से मत देखिए, क्योंकि जो भी ग्लोबली लिंक सेक्टर होगा, जब भी कोई यूएस रिलेटेड इवेंट होगा, ग्लोबल इवेंट होगा, ज्यादा इम्पैक्ट होगा। चाहे वो IT हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, आज कमोडिटी स्टॉक्स में भी आपको बहुत एक्शन देखने को मिला होगा। तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न ट्रेड है। जो भी प्रोडक्ट कंपनीज है, जो प्योर IT सर्विसेज कंपनी है, जो जो थोड़ा ट्रांजिशन कर रही है, जैसे हमारे पोर्टफोलियो में KPIT है, कुछ हद तक परसिस्टेंट है, कुछ हद तक आपके जो न्यू एज टेक प्लेस है जैसे जोमेटो है, मैं इसको भी IT मानता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो प्योर प्ले IT सर्विसेज है, जो लार्ज IT कंपनीज है, मेरी सलाह होगी कि कुछ टाइम तक आप शायद न्यूट्रल रह सकती, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी वो 25-30 टाइम्स पे, ऐसा नहीं है कि 10-12 की अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है। आपको HCL मिल रहा था 14-15 पे, जब 900-1000 रुपए का था। टेक महिंद्रा मिल रहा था 1000 रुपए का 12-13 के मल्टीपल पे। वैसा कोई वैल्यूएशन आए तो आप शायद एक पूरा बीटा ट्रेड ले सकते हैं। अभी आप, मुझे लगता है, आप देखिए, अगर थोड़ा 6 महीने साल अगर आप एक्स्ट्रा पोलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स नीचे गिर रही है, ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट है, तो रेट सेंसिटिव्स में ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। तो चाहे वो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, जो भी रेट सेंसिटिव है, रियलिटी है, मैं वहां पे फोकस करूंगा जिनका लिंकेज थोड़ा सा कम हो, इंटरेस्ट रेट से लिंकेज ज्यादा हो, ग्लोबल लिंकेज थोड़ा।
अब गुरमीत, एक और यूनिवर्स जहाँ पर सेल साइड की पोजीशंस ज़्यादा आई हैं और इस पर आगे हम डिटेल में जानकारी भी शेयर करेंगे। वो कंपनियाँ जो बड़े पैमाने पर ग्लोबल कंपनियों के साथ तालमेल रखती हैं, और इसमें मदरसन सुमी, सोना, BLW का जिक्र हम सुबह से ही करें क्योंकि वहाँ पर गहरी दरारें आई हैं। ये बताइए, वहाँ पर क्या ज़्यादा पेन परसिस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है अगर यही सिलसिला बिकवाली का ग्लोबल मार्केट्स में बना रहे कुछ समय के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, अनलेस बहुत बड़ा सप्लाई चेन डिस्रप्शन हो, बहुत बड़ा वॉर एस्केलेशन हो, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल आईसी इंजन पार्ट्स की जो कंपनीज है, उसमें हर कंपनी 80-90% ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल रहा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे। कोई खास कैपेक्स हुआ नहीं है पिछले 3-4 साल में, क्योंकि पूरी दुनिया ईवी और क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही थी। तो चाहे मदरसन सुमी हो, चाहे सोना BLW हो, जो भी ट्रेडिशनल ऑटो एंसिलरीज है, मैंने पहले भी चर्चा करी थी, मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। यूक्रेन सबसे बड़ा मार्केट था इंडिया के बाद, वहां पे सप्लाई चेन डिस्रप्शन हुआ है। चाइना पूरा मेजोरिटी ईवी की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इंडिया का अकेला ऐसा प्ले है जो अच्छा ऑफर करता है। आज थोड़ा आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में रनअप भी बहुत फास्ट आया है ऑटो एंसिलरी स्पेस में। बट मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ, स्पेशली जो कंटेंट पोर्टफोलियो है, प्रीमियम पोर्टफोलियो है, जिसमें हम इंफोटेनमेंट सिस्टम्स लेते हैं, अलॉय व्हील्स लेते हैं, एयर बैग्स लेते हैं, जो भी कंटेंट पर फीचर वाला कार है, वहां वाले पोर्टफोलियो में मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। अच्छा गुरमीत, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र दिस साइड। अगर आप तीनों ही इंस्टेंसेस पे देखें, चाहे वो आज हो, चाहे वो इलेक्शन आउटकम वाला दिन हो, या फिर बजट का दिन हो, इन तीनों इंस्टेंसेस पे अगर मैं आज आईटी को हटा दूं तो एफएमसीजी में स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। उस दिन बाजार ने अपना गियर बहुत खूबसूरती से शिफ्ट किया था, वो आज भी किया, वो बजट डे के दिन भी किया। दैट मीन्स बाजार को वैल्यूएशंस टर्म्स में अच्छा कंफर्ट मिल रहा है, नतीजे ठीक ठाक लगे, स्पेशली रूरल फ्रंट पे। आपका भी यही सेम मत है कि आप लोग भी यही अप्रोच रख रहे हैं एफएमसीजी पर इस वक्त? वीरू जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, और मैं हमेशा बोलता हूँ हम सिर्फ रिटर्न देखते हैं, रिस्क नहीं देखते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स की भी बहुत अहमियत है पोर्टफोलियो में। कम गिरना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बढ़ना है, और ये ऐसे दिन हमें याद दिलाते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो में बैलेंस होना जरूरी है। हम वो कहते हैं ना, ट्रेन के आखिरी बोगी को आप नहीं हटा सकते। तो हम हमेशा सिर्फ रिटर्न से अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा डिफेंसिव स्टॉक्स को आप एग्जिट कर गए होते, चाहे वो फार्मा है, चाहे वो एफएमसीजी है। और आज आप देखिए, उन्होंने ही आपका पोर्टफोलियो बचाया होगा, चाहे वो आईटीसी है, चाहे वो HUL है, चाहे इमामी मेरिको है, या कुछ हद तक फार्मा स्टॉक्स है जो जो ग्रीन में। तो मेरा ये मानना है कि बैलेंस बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो में, और कुछ समय तक जब भी वोलेटिलिटी आएगी तो जो डिफेंसिव पोर्टफोलियो है वो अच्छा करेगा, चाहे एफएमसीजी है, चाहे फार्मा है। कुछ हद तक गोल्ड भी, मैं क्योंकि जिस हिसाब से ये ग्लोबल टर्मोइल हो रहा है, हो सकता है डॉलर में एक डिवैल्यूएशन हो, क्योंकि बहुत डेट है यूएस में, और हो सकता है एक नई गवर्नमेंट जब यूएस की आई तो थोड़ा बहुत वो भी हमें शायद देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा हेजिंग भी रखिए, सब कुछ रिटर्न नहीं होता है, पोर्टफोलियो हेज करना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बहुत हाई रिस्क टेकर है, मतलब अगर आप जनरली हाई रिस्क टेकर है, तो कुछ कुछ ईटीएफ देखिए जापान रिलेटेड, जहाँ पे 20-25% करेक्शन आया है, वहां पे आप चाहें तो कॉल दे सकते हैं, बट मैं सलाह नहीं करूंगा, ऐसी सलाह नहीं दूंगा ज्यादातर इन्वेस्टर्स को। बट इस समय वेटेज एफएमसीजी का, फार्मा का, थोड़ा बहुत गोल्ड का पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हमारे ओके, पोर्टफोलियो में लगभग लगभग 12-15% के आसपास का वेटेज है इस स्पेस में। ओके। अच्छा गुरमीत, क्या कहा आपने, वो ट्रेन की लास्ट बोगी नहीं हटा सकते? मैं सॉरी सुना नहीं उसको, वो किस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब अनुज, रोटेशन इतना फास्ट होता है, जब इंजन कब दूसरी तरफ आ जाएगा किस स्टेशन पे हमें नहीं पता लगता है। हाँ तो ट्रेन तो आखिरी बोगी तो कोई ना कोई रहेगा पोर्टफोलियो में। कुछ समय पहले तक आईटी था, 4 हाँ महीने पहले, फिर हाँ आईटी ने परफॉर्म किया, हाँ फिर हाँ कभी बैंक होगा। तो ये रोटेशन आप रोक नहीं सकते, और अगर हम शिफ्ट करते रहेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। अगर हम बोगी बदलते रहेंगे तो हो सकता है किसी स्टेशन पे खड़े ही रह जाए। हाँ। नहीं, मैं कहा कहीं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वो लास्ट बोगी में वो गार्ड होता है, वो वो झंडा लेके खड़ा होता है। खैर एनीवे, अच्छा तो गुरमीत, अब आप यहाँ पर अगर आपको 4 स्टॉक्स बाय करने हो तो कौन से होंगे? अगर आपको मतलब अपना खुद का पैसा डालना हो अगर आज, तो कौन से 4 स्टॉक्स होंगे? तो अनुज, एक तो जहाँ पे हमारा ईपीएस ग्रोथ मुझे 20% से ऊपर दिख रहा है, हमारे कुछ हाई कन्विक्शन बेट्स है पोर्टफोलियो में। उसमें ऊनो मिंडा है, थोड़ा करेक्शन आया 1200-1300 के लेवल से 1000 के नीचे आया, बट बहुत बहुत स्वीटली पोजिशनड है ये पूरी जो वैल्यू चेन में ऑटो की प्ले करने के लिए। एक दो डिफेंस स्टॉक्स हमने आज ऐड करे हैं, सोलार इंडस्ट्रीज ऐड किया है करेक्शन में, जेन टेक्नोलॉजी या HAL। अब में अगर और करेक्शन आएगा तो थोड़ा सा ऐड करेंगे, इस भाव पे शायद हम थोड़ा सा
न्यूट्रल है। और हमने कुछ आज बैंक दो बैंक ऐड करे हैं, फेडरल बैंक ऐड किया है, एक आईसीआईसीआई बैंक ऐड किया है पोर्टफोलियो में। और चौथा लास्ट जो स्पेस जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे लगता है जब रिवर्सल आएगा थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स में, वो एनबीएफसी है। अभी बहुत पेन दिया है उसने 1-2 साल पोर्टफोलियो में, बट हमारी निगाह है बजाज फाइनेंस और कुछ अच्छी एनबीएफसी पे। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड बहुत और अच्छा है। ये सब आपने कुछ बेच कर ऐड किया या फिर कैश था आपके पास तो आपने ऐड किया? हमने थोड़ा कैश क्रिएट किया था अनुज, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टॉक्स 2-3x हो गए थे पिछले 2 साल में। वैल्यूएशन इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं था, 5-7% कैश था। थोड़ा सा आज उसको यूटिलाइज किया है, कुछ रिसाइकलिंग नेम्स और डेटा सेंटर थीम्स भी ऐड करी है, अच्छा करेक्शन आया है। जैसे गणेश इकोस्फेयर है, एचबीएल पावर है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत टेल जो पोर्टफोलियो किया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐड किया है। गुरमीत, फ्रेंकली स्पीकिंग एक ही चीज़ जो हमारे फेवर में है इस वक्त एज ऑफ नाउ, वो है कमोडिटीज़ में क्रूड की ट्रजेक्टरी, और बाजार इसको हाथों हाथ ले भी रहा है। अब स्पेशली पेंट्स को देखिए आप, एशियन पेंट्स, मतलब इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद कोई अच्छा बाइंग इंटरेस्ट विजिबल है। आप लोगों ने झुकाव अपना किया है क्या, कुछ इस प्राइस पे ऐड किया है? पेज पे ऐड नहीं किया है, बट जो भी कमोडिटी रिलेटेड प्लेस है उस पे हमारी नजर रहेगी। जी, कुछ सीमेंट स्टॉक्स पे नजर है। मुझे लगता है कि स्पेशली जो छोटी सीमेंट कंपनीज है, काफी कंसोलिडेशन हो रहा है। बहुत सारी सीमेंट कंपनीज हाफ ऑफ रिप्लेसमेंट वैल्यू पे मिल रही है। आज नया प्लांट सेटअप करेंगे तो $100 टन का कॉस्ट है, और इसी रेट पे सारे एक्विजिशंस हुए हैं। इंडिया सीमेंट देख लीजिए, सांगी देख लीजिए, काफी सारे आप देख लीजिए। कुछ अच्छी कंपनीज हैं स्पेशली साउथ में जो कम है, वहां पे हमारी थोड़ी सी निगाह है। बिल्डिंग मटेरियल पे जैसे मैंने बोला, पूरा जो रेट सेंसिटिव स्पेस है, रियलिटी जिसमें डेवलपर्स भी हैं, और जो इंटायर बिल्डिंग मटेरियल स्पेस है, वहां पे भी हमारी नजर रहेगी। कुछ कैपिटल गुड्स पे भी नजर रहेगी अगर अच्छा करेक्शन देखने को मिलता है। ओके, मीनवाइल जरा एक बार निफ्टी को लेके आइएगा एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर। करीब करीब 24,028, मतलब फिर एक, मतलब हमने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो उस वक्त ऑलमोस्ट 24,127 पे था, फिर एक डिप आया टुवर्ड्स 24,000। अच्छा, मैं कुछ देर पहले आपसे गुरमीत जी डिफेंसिव से प्रश्न पूछ रहा था। अगर मैं फार्मा को ही थोड़ा एक्सटेंड करके हेल्थ केयर तक आ जाऊं तो आज बाजार ने पूरा कन्विक्शन हॉस्पिटल स्टॉक्स में और डायग्नोस्टिक स्पेस में दिखाया है। आप लोगों की लिस्ट में इनमें से कुछ अपीयर हुआ है क्या? एक हम थोड़ा लकी रहे वीरू जी, हमने शायद पहले भी चर्चा करी थी। एक सीडीएमओ नाम है हमारे पास, न्यूलैंड लैब्स, उसने नया हाई बनाया था सुबह, और इस बाजार में भी और नतीजे बहुत अच्छे थे। सीडीएमओ और बायोलॉजिक्स को बहुत अच्छा शेप अप कर रही है। बड़ा प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन है। थोड़ा सा एक्सपोजर हमारा डिवीज लैब्स में भी है, नतीजे इन लाइन थे। तो वहाँ हम थोड़ा एक्सपोजर बनाए हुए। एक स्टॉक जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा रिटर्न अभी नहीं आया और फ्लैटिश रहा है, वो लॉरस लैब्स है। बट हमें उम्मीद है कि अगले, क्योंकि बिजनेस थोड़ा लंपी होता है, तो रहेंगे। और थोड़ा हमारा झुकाव है मैनकाइंड फार्मा पे मेरी नजर है। एक्विजिशन के बाद अच्छा करेक्शन आया है, और उनका जो गायनी पोर्टफोलियो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इस एक्विजिशन के बाद। शुरू में थोड़ा सा ईपीएस एक्रेटिव नहीं है क्योंकि डेट बढ़ेगा, और पर 2 या 3 क्वार्टर के बाद मुझे लगता है बाजार इसको डिफरेंट तरीके से देखेगा, और शायद वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा कंपनीज बनेगी फ्यूचर में। तो इन इन स्टॉक्स पे हमारी हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स के पार्ट है। ओके, चलिए फिर अब गुरमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक कंफर्टिंग वॉइस। मार्केट में बिल्कुल देखिए थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अगर आपको ठीक रेट पे मिल रहे हैं तो थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करिए। ये मार्केट रिकवर भी मतलब जल्दी ही करेगा और फास्ट करेगा। लेकिन अभी के लिए एक बार ज़रा उन फैक्टर्स पर नज़र डालते हैं जिनकी वजह से हमारी मार्केट गिर रही है, जो कि ग्लोबल मार्केट्स कि जो कंपनियां हैं जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है वहाँ बहुत गिरावट आई है, उस पर बात करते हैं। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और टिपिकली जब ग्लोबल मार्केट्स गिरते हैं तो बहुत सारी ऐसी भारतीय कंपनी होती हैं जहां गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज के दिन टिपिकली जो शेयर्स ज़्यादा गिरे हैं उनका कहीं ना कहीं ग्लोबल कनेक्शन है, और ये हमको आपको बताना है। कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स की बात करें तो जिस हिसाब से ग्लोबल स्लोडाउन आपने होता हुआ देखा है, उसके कारण अगर हम देखें तो कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन ओर, इन सभी के दामों में भारी गिरावट आई है। और क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सारी जो बड़ी कमोडिटीज़ हैं, यहाँ आपने 10% से ज़्यादा का फॉल देखा है। तो मेटल इंडेक्स में भी आपने एक बड़ा फॉल देखा है। इनफैक्ट इस हफ्ते
और पिछले 5-6 दिन का अगर आप ट्रेडिंग डेटा निकाल लें तो कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में सेल में 11% की गिरावट, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसे काउंटर्स में 9% से ज़्यादा की गिरावट और हिंडाल्को, जीएसपीएल जैसे काउंटर्स में भी आपको भारी गिरावट हो रही है। तो निफ्टी के रियल एस्टेट इंडेक्स के बाद सबसे बड़ा गिरने वाला इंडेक्स है वो है निफ्टी का मेटल इंडेक्स और कहीं ना कहीं ये ग्लोबल फैक्टर्स और जो बेस मेटल्स में गिरावट आई है उसके कारण आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा जो बड़ा सेक्टर होता है वो जनरली जहां एक प्रेशर आता है वो ऑटो एंसिलरीज, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, सोना कॉमस्टार, इन सब स्टॉक्स को अगर आप देखें तो एक बड़ा करेक्शन ऊपर के लेवल से आया है। इनफैक्ट आज मदरसन सुमी की बात करें तो इनका एक बड़ा एक्सपोजर अमेरिकन मार्केट्स और ईयू मार्केट्स में जहां एक स्लोडाउन की बातें हो रही हैं। इनफैक्ट अगर हम टॉप कस्टमर्स देखें मदरसन सुमी के तो लगभग 11% इनका रेवेन्यू आता है मर्सिडीज से, ऑडी, फोक्सवैगन और मारुति जैसे काउंटर्स से इनको 9 से 10% के आसपास का रेवेन्यू आता है और BMW से भी इनको लगभग 5% का बिजनेस आता है। कंट्री वाइज एक्सपोजर देखें तो लगभग अमेरिका और यूरोप की जो बड़ी इकोनॉमीज है यहाँ से 18% यानी 1/3 जो इनका रेवेन्यू है यूएस और जर्मनी से लिंक्ड है और केवल 11% है इनका ओवरऑल ग्लोबल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इंडिया से। तो मदरसन सुमी के शेयर्स में भी आप आज दबाव इसीलिए देख रहे हैं। भारत फोर्ज की बात करें तो 15 साल के लोएस्ट लेवल पे आपको क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अगर हम भारत फोर्ज की बात करें तो 50% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो ग्लोबल मार्केट से आता है। तो शायद इसीलिए वो स्टॉक आज 6% दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। आईटी स्टॉक्स में भी ऑब्वियसली पेन है लेकिन छोटे मझौले जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं यहाँ ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि बिरला सॉफ्ट ने पिछले दिनों ही कहा था कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड में बहुत ज़्यादा कटौती है और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ी बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। तो बिरला सॉफ्ट का शेयर भी अगर आप देखें तो पिछले एक वीक में लगभग 20% से ज़्यादा गिरा है और यहाँ भी आपको शायद इसीलिए प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ यूनिवर्स जहाँ पर ग्लोबल एक्सपोजर के चलते दबाव बनता दिखाई दिया है। इनफैक्ट मदरसन सुमी जैसे काउंटर्स, भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स, मानस जो क्रैक्स आए हैं ये बताइए यहाँ पर गिरावट की और कितनी गुंजाइश खुल गई है आज के सेल ऑफ के बाद, एक अगर अंदाजा लगाया जा सके तो देखिए दोनों स्टॉक की बात कर लेते हैं। जहां तक बात भारत फोर्ज की है, यहाँ पर 20 वीक मूविंग एवरेज 1500 रुपए के आसपास आता है और 1500 के आसपास ही 100 डे मूविंग एवरेज भी आता है। तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए 1494 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन पैटर्न नेगेटिव है मदरसन का, जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक गया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। उम्मीद करिए कि यहाँ पर आपको 160 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई उछाल मिले तो एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी होगी वो, और इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। गिरावट में जैसे आप कहते हैं ना कि गिरती तलवार को या फिर छुरी को ना पकड़े तो बचे थोड़ा सा, बॉटम फिशिंग करने की कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और फिर कैंप्स के मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। पालविया साहब, इस समय आपका ताज़ा ट्रेड क्या है और किस तरफ है, तेजी या मंदी की तरफ? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ट्रेड जो है वो इंश्योरेंस स्पेस पे एचडीएफसी लाइफ में वो ट्रेड तेजी की तरफ है। स्टॉक को अगर हम देखें तो इस वॉलेटाइल मार्केट में भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिला और स्टॉक का डे हाई की तरफ ही अपने आप को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है एचडीएफसी लाइफ में यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। मार्केट भी कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है एचडीएफसी लाइफ का जो सेटअप बना हुआ है यहाँ पे इसके जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 728 730 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 701 रुपए के आसपास। ओके, तो एचडीएफसी लाइफ ये एक और डिफेंसिव ट्रेड जिस समय आइडेंटिफाई किया गया है, तेजी की तरफ रखें। इस बीच बात तब कैम्स की करते हैं। वैसे कैम्स इस भारतीय बाजार में जो अच्छी खासी तेजी आई है उसका एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है और क्योंकि वो कंपनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है और इस क्वार्टर में आप गौर करेगा मुनाफा 41% बढ़ा है, आय में 27% का इजाफा देखने को मिला। हमारे साथ कैम्स के एमडी अनुज कुमार जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। इट्स अनफॉर्चुनेट कि इतनी भारी गिरावट में हम आप जैसी कंपनी के साथ बात कर रहे हैं बिकॉज इस इक्विटी मार्केट में जो तेज़ी आई है उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा कैम्स जैसी कंपनियों के हाथ भी लगता हुआ दिखाई दिया है। पहले तो आप बताइए इस समय आपका ताज़ा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट किन लेवल्स पर है और कितनी विजिबिलिटी है जो ग्रोथ रेट आपने पिछले साल हासिल किया था, आई थिंक इट वाज अबाउट 30%, वो आगे मेंटेन होगा FY25 के लिए?
गुड आफ्टरनून। मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। जहां तक हमारे एसेट्स की बात है, आपने देखा होगा कि हमने क्वार्टरली एसेट्स 40 लाख करोड़ के रिपोर्ट किए हैं। हालांकि उसके बाद जो ग्रोथ हुई है उसमें ये एसेट्स करीब 43 लाख करोड़ से ऊपर तक आ गए हैं। पिछले साल इसमें 35% की ग्रोथ थी। इक्विटी में काफी ज्यादा यानी कि 55% की ग्रोथ थी। सारा मार्केट इक्विटी एसेट्स की वजह से मूव हुआ था। पहले क्वार्टर में हमने काफी कुछ वो नंबर्स देखे। पिछला 1 महीना हुआ है, ग्रोथ ने होल्ड आउट किया है। अब आगे क्या होगा ये टाइम ही बताएगा, पर अभी तक जो पैटर्न है वो करीब करीब उसी लिहाज से चल रहा है जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर में था। ओके, और क्या आगे यहाँ से, गुड आफ्टरनून अनुज जी, क्या यहाँ से आपको लग रहा है कि ये जो अर्निंग्स का एक्सप्लोजन है आपका, ये कंटिन्यू करेगा आगे कई सालों तक? देखिए, जहां तक हमने अर्निंग्स की फोकस दी है वो इस तरह से है कि हम लोगों से कहते हैं अपने शेयर होल्डर्स की आप हमें 15% कंपाउंडर की तरह देखिए। हालांकि हमारा इस टाइम प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है पिछले 2 क्वार्टर्स में, पर मार्केट में काफी रैपिड मूवमेंट्स हुए हैं ओवरऑल एमएफ एसेट्स और इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन से। अगर हम नॉर्मली देखें तो हम इसे 15, 16, 17% उस रेंज का कंपाउंडर प्रोजेक्ट करते हैं, और वो ग्रोथ डेफिनेटली होनी चाहिए। इस साल में फर्स्ट क्वार्टर में आपने देखा कि हमारा रेवेन्यू 27% ग्रो किया। उसमें से कि म्यूचुअल फंड का ग्रोथ 26% था। जो नॉन एमएफ पोर्टफोलियो है उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो एक्चुअली 31% ग्रो किया है। और ये सब काफी कुछ एफिशिएंटली डिलीवर हुआ है। तो 27% का रेवेन्यू ग्रोथ, एक 36% के एबिटा ग्रोथ और 42 यानी 42% के पैट ग्रोथ तक हमको लेके आया है। तो प्रेडिकेट इस चीज पे होता है कि 27% का रेवेन्यू ग्रोथ होगा कि नहीं इस साल। अब मार्केट ही बताएगा आगे कि ये किस तरह का रहेगा, बट हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम 15 से 17% का अर्निंग्स ग्रोथ जरूर देंगे एज अ कंपनी। ओके अनुज जी, एक दो चीज़ों पर और बात करते हैं। जो नॉन एमएफ सेगमेंट्स हैं, जिसमें मैं बात करूं कैम्स के आरएस की, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही और उसने इस ग्रोथ में कितना पार्टिसिपेट किया इस बार, और यहाँ पे आगे जाके क्या आई थिंक ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं आपके? कैम्स केयर एक 100% ग्रोइंग एंटिटी है। पिछले साल उसने 100% परफॉर्म किया है रेवेन्यू ग्रोथ में। वो इस वजह से हुआ है, उसके 2 सेगमेंट्स हैं। एक तो हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, कैम सर्विस म्यूचुअल फंड्स में करीब 3 से 4 लाख नए इन्वेस्टर्स हर महीने आते थे। साल में 40 से 50 लाख के करीब। वो नंबर डबल हो गया है। तो वो 40 से 50 लाख का नंबर अब 90 से 100 लाख के बीच में है। तो म्यूचुअल फंड्स में लोगों का जो नया इंटरेस्ट आया है, और वो केआरए में जब केवाईसी करवाते हैं या एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड से नए म्यूचुअल फंड में जाते हैं, तो वो एक मोमेंटम देता है। वो काफी बड़ा मोमेंटम है। दूसरा, पिछले 1.5 साल में हमने आउटसाइड ऑफ म्यूचुअल फंड्स हमने इसी प्रोडक्ट को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और ब्रोकरेजेस को बेचना शुरू किया था। तो वो काफी बड़े कंज्यूमर हो गए हैं। वो करीब 10 से 12% रेवेन्यू के हिस्सेदार हैं, और उसमें अभी हमने कोई बहुत बड़ी विंस डिक्लेयर नहीं की हैं। वो अभी इस साल होंगी। तो आप ये आशा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि मार्केट स्टेबल रहे, कि हम एक और साल देख सकते हैं अगले कई क्वार्टर्स में जिसमें कैम्स के आर एक हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे रहेगा। मैं गारंटी तो नहीं कर सकता कि 100% होगा, बट एक हाई ग्रोथ कैम्स के आर में जरूर रहेगी अगले 3-4 क्वार्टर्स में। ओके, अब आता हूँ दूसरे स्पेस पे, जो आपका अकाउंट एग्रीगेटर स्पेस है सर। वहाँ पे ग्रोथ कैसी है, और यहाँ पे कुछ मार्की जो क्लाइंट्स आपने इस बार ऐड किए हों, और रेस्ट ऑफ द फिस्कल में और कितने क्लाइंट्स ऐड होंगे यहाँ पर? तो अब एक बहुत अच्छा ट्रेंड कैम्स लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है कि पहले म्यूचुअल फंड्स हमारे कस्टमर्स थे। अब जो लीडिंग फिनटेक एंटिटीज हैं वो काफी हमारे पास आ रही हैं, और इसी तरह से ब्रोकरेजेस हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सब का इंटरेस्ट काफी अच्छा है। और सब कुछ प्रोडक्ट लेड है। अगर हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी मार्केट से बेहतर है और सर्विस स्टेबल है, तो ये सारे लोग हमारे साथ बिजनेस करना चाहेंगे। और ये बिजनेस कहां पे कर रहे हैं? डेफिनेटली कैम्स केआरए में, पेमेंट्स में और अकाउंट एग्रीगेटर में। ये 3 सेगमेंट्स हैं जहां पे हम काफी सारा नॉन एमएफ सेगमेंट में इंटरेस्ट देख रहे हैं कंपनी में। अकाउंट एग्रीगेटर का वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा है, हालांकि रेवेन्यू भी बहुत छोटा है इसका रेवेन्यू इस साल करीब 7 से 8 करोड़ का होगा। तो एक बहुत छोटा रेवेन्यू है अभी, इसलिए हम परसेंटेज ग्रोथ की बात नहीं करेंगे। परसेंटेज ग्रोथ में 100% से ऊपर की रेवेन्यू ग्रोथ है, बट दैट्स ऑन अ वेरी स्मॉल बेस, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। बहुत सारी फिनटेक्स ने आके हमारे साथ हाथ मिलाया है। ये कई इनमें से वो हैं जो कि एफएनओ अकाउंट्स या ब्रोकिंग अकाउंट्स खोलते हैं, और उनके वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बैंक अकाउंट की जरूरत होती है।
कई लेंडिंग यूज केस में हैं और वो फ्लो बेस्ड लेंडिंग करना चाहते हैं। हम एक बहुत कॉम्पोजिट क्रेडिट मेमो बना के देते हैं उन्हें। आपकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो क्रेडिट मेमो 30 या 40 रुपए का वो कंज्यूम करते हैं, जबकि बैंक के लिए खुद बनाने में इसको हफ्तों लगते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाना पड़ता है और उनकी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। और इसी तरह पर्सनल फाइनेंस यूज केस में आप किसी भी पोर्टफोलियो पे, क्योंकि आपके पास डीमैट का डेटा है, म्यूचुअल फंड्स का, इंश्योरेंस का और बैंक का, तो आप कंज्यूमर का पूरा पोर्टफोलियो एनालाइज कर सकते हैं और उसे डेली रिकमेंडेशन दे सकते हैं रीसेट की, और वो भी उन्हें 10 या 20 रुपए का ही मिल जाता है पर इन्वेस्टर। तो एक बहुत सस्ती, बहुत इफेक्टिव ऑफरिंग है। इसमें काफी स्केल अप है। हमारा मार्केट शेयर जो आज से 2 साल पहले 3% था, वो अब 16% है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे होल्ड करेंगे या थोड़ा आगे ले जाएंगे। तो काफी अच्छी स्टार्ट है इस बिजनेस की। ऑफ कोर्स इसमें प्राइसिंग गिरी है। प्राइसिंग हम चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए, उसमें खाली हमारा हाथ नहीं, पूरे यूनिवर्स का हाथ है, बट एक अच्छा बिजनेस ग्रो करने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी वाला सेगमेंट है अनुज जी, उसमें कितनी ग्रोथ की आशंका है और वो आपके ओवरऑल रेवेन्यूज को कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है अगले 1.5-2 साल में? तो आप ऐसा देखिए कि इंश्योरेंस का अभी तक कोई मेजर रेवेन्यू प्ले नहीं आया है। ये करीब 25 करोड़ सालाना की एक छोटा सा पोर्टफोलियो है। बट हमने जो बीमा सेंट्रल के साथ इनिशिएटिव लिया है और जो ई इंश्योरेंस अकाउंट में अब कंज्यूमर्स कॉन्शियस होने लगे हैं कि उनका अपना इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होना चाहिए, उसमें काफी एक्टिविटी है। आपको याद होगा कि हम करीब 2-3 क्वार्टर पहले तक करीब 5 से 6 लाख नई पॉलिसीज और 5 से 6 लाख नए इंश्योरेंस अकाउंट्स अनाउंस किया करते थे। पिछले क्वार्टर में हमने 10 लाख से ऊपर दोनों चीजें अनाउंस की हैं और हमारा मार्केट शेयर करीब 40% तक पहुंच गया है। इसमें भी एक रियल रेवेन्यू प्ले आने में करीब 2-3 क्वार्टर्स और लगेंगे, बट हमें लगता है कि इंश्योरेंस हमारे पोर्टफोलियो का एक मेजर हिस्सा हो सकता है जो कि नॉन एमएफ की ग्रोथ ड्राइव करे। ग्रोथ कितनी होगी वो टाइम बताएगा, बट इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत हेडरूम है उसमें, तो हम बहुत आशावान हैं कि इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। ओके, चलिए अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा हर्षिता ने कहा, आज थोड़ा टफ दिन था तो इसके लिए, लेकिन वैसे ये स्टॉक ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया आज। ऑफकोर्स 7-7.5% नीचे स्टॉक। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिल्पा जी के पास जाएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद राजेश पालवे जी एफएन सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस, और मिड कैप फंडा के लिए सिद्धार्थ खेमकर के पास चलेंगे। तो पहले चलते हैं सस्ता ऑप्शन के लिए शिल्पा राउत के पास। शिल्पा जी, बताइए आपका ट्रेड। जी अनुज जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड हिंडाल्को पे। हिंडाल्को मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल्स पे है जहाँ पे आप एक टर्न अराउंड देख सकते हैं फॉर क्विक 20-30 रुपीज अपसाइड। तो यहाँ पे 630 का कॉल ऑप्शन जो रफली 18.50 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 11 रुपए का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 26 का। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको 33 से लेकर 37 के नेक्स्ट टारगेट्स आएंगे। शिल्पा की तरफ से हिंडाल्को का 630 वाला कॉल इस समय सुझाया गया है। राजेश पालविया एफएनओ सुपरस्टार आपका। तो हर्षिता जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से हिंद पेट्रो यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट अब अपने ये सप्लाई जोन को अब यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में एक मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो हिंद पेट्रो फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम 405 से लेकर 408 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा इसका करीब होगा 388 के आसपास। ओके, राजेश जी का ट्रेड है HPCL। अब चलते हैं मानस जी के पास आज का चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, एस्ट्रल पे खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए। देखिए, एक बाउंस बैक प्ले है। ऑलरेडी हमने 2450 से गिरावट देखी थी। एस्ट्रल ने आज 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 2080 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 2080 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 2170 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एस्ट्रल में। इस बीच एक मिड कैप फंडा का भी ट्रेड ले लेते हैं। खेमका साहब, बताइए आपका क्या ट्रेड रहेगा? जी, मेरा मिड कैप पिक है जोमैटो ने हाल में अपने Q1 नंबर्स दिए जो अनुमान से काफी बेटर थे। जो काफी सरप्राइजिंग था वो हाइपर श्योर और ब्लिंकिट का नंबर था। कंपनी ने ओवरऑल नेट प्रॉफिट 250 करोड़ का दिया है और हमारा अनुमान है FY25 में नेट प्रॉफिट मार्जिन 4% पे आएगा।
जो उनका कोर फूड डिलीवरी बिजनेस है वहां पे 42% ग्रोथ देखा हमने। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू काफी बढ़ रही है, हमें लगता है अगले 2-3 साल के लिए अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो कोर फूड डिलीवरी बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी लीवर्स भी कंपनी ने काफी यूज किए हैं, जिसकी वजह से अगले 2 सालों में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। और जो सबसे खास बात है जो ब्लिंकिट है, हमें लगता है कि वो वंस इन अपॉर्चुनिटी है टू पार्टिसिपेट इन द हाई ग्रोथ और अपकमिंग सेक्टर्स जैसे कि रिटेल, ग्रोसरी और ई कॉमर्स। तो ये एक वंस इन अ जनरेशन पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी है टू इन सच अ हाई ग्रोथ स्पेस। तो वहां अच्छी खासी ग्रोथ होगी। ओवरऑल हमारा टारगेट प्राइस 300 रुपीज का है। ओके, जोमेटो पे 300 रुपये का लक्ष्य। आपके स्क्रीन पे चारों के चारों ट्रेड्स आएंगे जो हमने पिक किए अभी। शिल्पा राउत जी का एफएनएस सुपरस्टार, माफी जी सस्ता ऑप्शन। हिंदाल्को की कॉल 630 फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2633 37, 11 का स्टॉप लॉस। एफएनएस सुपरस्टार राजेश पालू जी ने पिक किया है, उन्होंने पिक किया एचपीसीएल फ्यूचर्स फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 405। उसके बाद चार का चमत्कार मानस जी के सौजन्य से आया। ये ट्रेड था एस्ट्रल 2170 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस 2080 का। और सिद्धार्थ खेमका जी ने अभी अभी रिकमेंड किया जोमेटो, लास्ट वीक का स्टार परफॉर्मर, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, अब करीब करीब 300 रुपये के लक्ष्य। याद रखिएगा ये ट्रेड नहीं है, ये पोजिशनल ट्रेड है। स्क्रीन पे लेके आइए जरा एक बार इंडेक्स क्या कर रहा है 24,102। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करता हुआ इस वक्त निफ्टी 24,100। कुछ स्टॉक्स जो आई थिंक हमने शुरू में जिक्र किए थे, जरा एक बार लेके आइए। HDFC लाइफ 2 बजे पिक किया गया था कमेंट्री में, नाउ इट्स 714। एक ये ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्ट्री पे आके ट्रेड करता हुआ 714 पे। अनुज खैर मैं आता हूँ उस पर HDFC लाइफ पे, बट 24,100 और 50,168 निफ्टी बैंक। अगर मैं आई थिंक लगभग पिछले 2-2.5 घंटे से अनुज काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइम स्पेंड किया इसने 24,000 की ट्रेजेक्ट्री में। क्या लेवल होगा जिस पे बोल सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट इस लेवल को हमने डिफेंड करने की कोशिश करी सीरियसली आज? देखिए क्लोजिंग बेसिस पर अगर आपने 24,074 डिफेंड कर लिया बीरो जो बजट डे लो था, तो वो भी काफ़ी अपने आप में एक सक्सेसफुल होगा। लेकिन मेरी नज़र इस समय जा रही है 2-3 चीज़ों पर। एक तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो ट्रेडर्स हैं वो कल एक रिकवरी के लिए प्ले कर रहे हैं। यहाँ पिछले 15-20 मिनटों में अच्छी खासी रिकवरी आई है। उसके अलावा बैंकेक्स पर नज़र रखिए जो BSE का इंडेक्स है, क्योंकि उसकी आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है और वहाँ पर एक मूव आना शुरू हुआ है। अभी अभी उसने एक शार्प मूव दिखाया, इनफैक्ट 57,000, ये 56,850 पर था, एकदम से 57,000 के ऊपर निकला, तो वहाँ पर एक मूव आया। और एक कुछ मिड कैप सेलेक्ट में भी मूव आया मेरे ख्याल से। तो थोड़ा मार्केट रिकवरी के इस समय मूड में है। एक चीज़ तो क्लियर है, आज का लो जो है ना वो काफ़ी बहुत सिग्निफिकेंट लो होगा, क्योंकि वहाँ से मार्केट ऑलरेडी 200-300 पॉइंट ऊपर है। और अब अगर आप 24,200 क्रॉस कर गए और उसके ऊपर बंद हो गए, तो मेरे ख्याल से एक जैसे कहते हैं ना कि एक मार्केट का फाइनल आउटकम इतना ख़राब नहीं होगा जितना एक समय पे लग रहा था। लेकिन अभी भी खैर करीब 40 मिनट बाकी हैं, तो वेट करते हैं। लेकिन अगले 10 मिनट में नज़र रखिए बैंकेक्स पर और नज़र रखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पर शायद थोड़ा सा एक्सपायरी रिलेटेड प्लेयर्स भी आने शुरू होंगे वहाँ पर। सॉरी, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और बैंकेक्स दोनों पर। ओके तो अभी आपने देखिए लेवल्स टू वॉच और निफ्टी ये मिड कैप सेलेक्ट, और जरा प्लीज़ एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेके आइए, उसको भी देखते हैं और बैंक एक्स को भी देखते हैं यहाँ पर इंडेक्सेस को। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स करीब 22,806 पे, और अगर आप इंटरडे लो देखें वो था करीब 618, यानी मोटा मोटी करीब 200 अंकों की रिकवरी यहाँ पर भी है। खैर अब एक दो स्टॉक्स और मार्क कर दूं यहाँ पे जो कि इस वक्त अच्छा कर रहे हैं, जस्ट आई थिंक मार्क कर रहा हूँ इंटरडे बेसिस पे। एक बार आप कमेंट्स इंडिया लेके आइएगा 3508, ये शुक्रवार का एक्सीडेंट था और अब इसने हल्का सा एक बेस बनाने के बाद छोटा सा पुल बैक जनरेट किया है 3512। आपकी राय क्या होगी यहाँ पर शिल्पा जी? क्या इसने एक सीरियस एफर्ट किया है 100 EMA पे बेस बनाने का? आपका टेक 3517 पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे वीरेंद्र जी लास्ट फ्राइडे भी हमने यही बात किया था कि इसका एक रेंज है 3450 3500 तक आता है। देन यहाँ पे अगर बेस सपोर्ट आता है देन इट मूव्स टूवर्ड्स 3800।
सो इट इज प्लेइंग आउट दैट वे। अगर किसी ने लिया है तो आप वहां पे 3500 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ये यहाँ से इवेंचुअली इफ मार्केट डजंट डू एनीथिंग वेरी वियर्ड देन यहाँ पे मुझे लगता है 3800 के लेवल्स आपको बहुत क्विक 1-2 दिन में भी आ सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपके कमेंट्स ही चमक रहा है और आपको याद होगा कि फ्राइडे को इसकी कैसे धुलाई हुई थी जब वो कमेंट्स पीएलसी का की कमेंट्री आई थी। तो ये इनफैक्ट इम्पोर्टेंट नंबर है कल के लिए। लुपिन भी, साथ ही टीवीएस मोटर, वेदांता, कुल मिलाकर देखिए वायदा की 13 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। कमेंट्स क्योंकि इस समय डिस्कस हो रहा था और कमेंट्स के साथ हमने वो फ्राइडे को एक्सीडेंट देख भी लिया है। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, वो ग्लोबल कमेंट्री बिगड़ी हुई, क्या Q1 से एक्सपेक्ट किया जा सकता है? I'm sure उस पर और कुछ खुलासा करेंगे वो। इंडिया बिजनेस में ऑपरेशनली स्ट्रांग परफॉर्मेंस, मैं डायरेक्टली बताता हूं। कल जो नंबर्स आएंगे उस पर एक्सपेक्टेड है कि सेल्स करीब 3% का इंप्रूवमेंट दिखाएगी, पर इस क्वार्टर में भी दिक्कत आएगी एक्सपोर्ट कारोबार से, जो एक्सपेक्टेड है कि वीक ही रहेगा। इबीटा लेकिन उसके सामने 27.5% का जंप। मैं मार्जिन की प्रोफाइल आपकी स्क्रीन पे रख देता हूं। मार्जिन में एक्सपेक्टेड है करीब 3.25% के आसपास, 380 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। हाँ, सीक्वेंशली कॉन्ट्रैक्शन होने जा रहा है मार्जिन्स में, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हायर वॉल्यूम्स थे और हाई हॉर्स पावर इंजन्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ा हुआ था, वो शायद इस बार नदारत रहे। मुनाफा 32% का जंप दिखाएगा और स्ट्रीट अब क्योंकि वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के CPCB 4+ का इंप्लीमेंटेशन का समय आ गया है, बेसिकली वो हायर फ्यूल एफिशिएंसी वाले कंबशन वाले इंजन्स के लिए, उसको रिलेटेड प्राइसिंग और डिसिप्लिन इंडस्ट्री में कैसा रहेगा, कमेंट्री मैनेजमेंट की क्या रहती है, उस पर नजर रहेगी। तो ऑपरेशनली अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस वीक कंटिन्यू करेगा। और साथ ही लुपिन, ओके, ल्यूपिन एक्सपेक्टेड है बिक्री करीब 7.5-7.5% बढ़ेगी, क्योंकि कुछ नीश लॉन्चेस थे, नए अप्रूवल्स थे, उससे खासतौर पे मदद मिलेगी। लेकिन वो गेन्स रिस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि जेनरिक सुप्रेप वो है जो इसका बाउल प्रेप किट था, उसमें कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि इंक्रीमेंटल कंपटीशन आया था स्ट्राइड्स के लॉन्च के थ्रू, तो उसके चलते थोड़ा सा गेन्स सबड्यूड रहेंगे। पर क्योंकि सब यूएस के बिजनेस पे क्लोजली नजर रखते हैं, एक्सपेक्टेड है कि 220 से 235 मिलियन डॉलर्स के आसपास इस बार यूएस के रेवेन्यूज रहेंगे। पिछले साल थे 181 मिलियन डॉलर्स के, तो साल दर साल 20% प्लस की बढ़िया ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करिए। जहां तक डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस की बात है, ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं हायर सिंगल डिजिट ग्रोथ इस बार आएगी और ईयू सेल्स रोबस्ट रहेगी। नए लॉन्चेस के चलते वो भी 20-25% का जंप रहेगा। इबीटा में 24.5% का उछाल, मार्जिन्स करीब 250 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, वो मार्जिन्स की पिक्चर स्क्रीन पे आ जाएगी। और मार्जिन्स में क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस भी सीक्वेंशली कुछ पिकअप हो रहा होगा, वो मार्जिन्स में मदद कर रहा होगा। और मुनाफा 25-26% का उछाल। ये दोनों कमेंस और ल्यूपिन ऑपरेशनली स्ट्रांग आने वाले हैं। तो ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स। कमेंट्स तो डे लो से रिकवर कर चुका है। लुपिन एक स्टॉक है जो हम काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं CNBC आवाज के मंच पर भी। प्रशांत, लुपिन क्या आपको इंडिकेशन दे रहा है आज के जो लेवल्स है, और क्या इसमें आप ट्रेड कल के लिए कैरी करने के पक्ष में है या नहीं? तो हर्षा जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली लोअर लेवल से बाइंग आई है, और अच्छी बात यह है कि हम ऑलमोस्ट डे एंड पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे के नजदीक क्लोज हो रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कंफर्टेबली 1915-1920 इस जोन में स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कैरी करना चाहिए। और यहाँ से आप टारगेट देख सकते हो। पहला टारगेट डेफिनेटली 2000 का, उसके ऊपर अगर सस्टेन करें, एक मेजर राउंड नंबर रेजिस्टेंस होगा ये, तो आप उसके ऊपर 2050, 2060 ये लेवल्स पोजिशनली ट्रैक कर सकते हो। बट मुझे लग रहा है कि ऐसे मार्केट में मोर देन द अपसाइड, आप जो डाउन साइड है उसको कर्व करके रखो। 1915 आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये बात लुपिन की, और ऑफ कोर्स कमेंट्स पर एक कॉल हमने पहले ही ले लिया है शिल्पा जी के जरिए। अब बात करेंगे टीवीएस मोटर की और साथ ही वेदांता की। यतिन हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। यतिन, बताइए क्या एक्सपेक्ट किया जाए दोनों कंपनियों से? जी, तो टीवीएस मोटर्स की अगर हम बात करें तो सेल्स में लगभग 17% का आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा और एबिटा में लगभग 30% का आपको ग्रोथ आता हुआ नजर पड़ेगा। इसका मेन रीजन ये है कि जो मार्जिन्स हैं वो लगभग आपको 100 से 125 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए नजर पड़ेंगे। और आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज और जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स जो बेच रही है कंपनी, उसका फायदा होता हुआ नजर पड़ रहा है। और प्रॉफिट में लगभग 25% का आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। 585 करोड़ के आसपास
मोतीलाल ओसवाल का पोल बताता है कि शायद यहाँ आपको प्रॉफिट का नंबर आता हुआ नजर पड़े। ऑब्वियसली रियलाइजेशंस लगभग 2.5% बढ़ेंगे और जो वॉल्यूम ग्रोथ है टू व्हीलर्स की वो लगभग 15% बढ़ी है, जिसका फायदा आपको Q1 में टीवीएस मोटर्स के लिए आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा नजर रहेगी वेदांता के Q1 नंबर्स पे। साल दर साल बेसिस पे अगर हम देखें तो सेल्स ट्रेंड बिल्कुल फ्लैट है। याद कीजिए कि लास्ट ईयर अगर हम देखें तो जो बेस था, जो कमोडिटी प्राइजेस थी, उसमें कोई बड़ा सुधार नहीं आया। ऑब्वियसली वॉल्यूम पिकअप हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रियलाइजेशंस हैं वो थोड़े बहुत प्रेशर में रह सकते हैं और शायद आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले मार्जिन्स पे भी थोड़ा बहुत प्रेशर दिखे। लास्ट ईयर का बेस छोटा था और मार्जिन्स पे थोड़ा एक वन टाइम इम्पैक्ट था, उसके कारण एक ईयर ऑन ईयर सुधार आप देखेंगे ज़रूर। लेकिन मुनाफे की बात करें तो एक्सपेक्ट कीजिए 3500 करोड़ का नंबर, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 6% ज़्यादा है। ओके, तो टीवीएस मोटर और वेदांता। अच्छा शिल्पा जी, टीवीएस मोटर चार्ट कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप टीवीएस मोटर की बात करेंगे अनुज जी, तो इसका ये जो जोन है 2520 तक, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे ये अबव 2520 सस्टेन करेगा तो इसमें आपको एक अपसाइड थोड़ा एक्सीलरेट होता दिखेगा, जहाँ पे आप 2570 2600 के लिए भी इसमें डेफिनेटली अप्रोच ले सकते हैं। बट until and unless it is not breaching and sustaining 2520, यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए रेकमेंड नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक 259 एक बार देख लेते हैं जरा कि 3 PM मूव। चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेकर लौटेंगे तब देखते हैं 3 PM मूव आता है या नहीं, और प्रकाश दीवान से बात करेंगे। चलिए अब एक और बिग मार्केट वर्सेस बात करते हैं। प्रकाश दीवान से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इस मार्केट में। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। काफ़ी आउट ऑफ द ब्लू ये मार्केट के लिए मूव आया। थर्सडे तक सब कुछ ठीक लग रहा था, 25,000 के ऊपर थे हम, और आज 24,000 ब्रीच कर दिया। ये मार्केट खैर इसी तरीके से चलता है जब चलता है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस मूव को, क्योंकि ये ग्लोबल लेट करेक्शन है, और क्या यहाँ पर बाय करना बनता है या थोड़ा वेट करेंगे? गुड आफ्टरनून। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो मार्केट 25,000 की नई ऊंचाई का वो कर रहा था हासिल, तब हम ये देख रहे थे कि इतना ब्रेथ टेकिंग रैली कैसे हो रही है। लेकिन एक चीज तो पहले समझ आई थी कि मार्केट की जो वैल्यूएशंस हैं, जो स्ट्रेच वैल्यूएशन है, उनको कोई ना कोई एक बहाना चाहिए था करेक्ट होने का। अब ये कहाँ से आएगा ये तो तब पता नहीं था, अब समझ आ रही है। अब हम इसको एनालाइज करेंगे भी जापान के येन कैरी ट्रेड से हुआ है सब। ये अभी तक इसकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हुई है, और ये प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब हो सकता है कोई ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए, जैसे यूएस में एक रेट कट का अनाउंसमेंट हो जाए या टाइमलाइंस थोड़ी सी एडवांस मतलब प्रीपोन हो जाए। इस टाइप का कुछ अगर होता है तो मेरे ख्याल से वो होगा। लेकिन मार्केट जिस उस पे है, लेवल पे है, जिस टेक्सचर में है, इतनी जल्दबाजी अभी कुछ लेने की नहीं करनी चाहिए। आपको स्टॉक्स पता है, हिंदुस्तान के सेक्टर्स पता है कौन से अच्छे चलने वाले हैं, सब कुछ क्लियर है। लेकिन ये जो मोमेंटम में जो ब्रेक लगी है और जो रिवर्सल थोड़ा सा है, ये अभी भी थोड़ा सा स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा। तो मैं आश्चर्य नहीं करूंगा अगर ये तो निफ्टी में आपने इतना बड़ा कट देखा है, हो सकता है ये कट मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा हो जाए, और वो जब हो जाएगा तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर चेरी पिकिंग। अभी फिलहाल आप देखिए, मेक श्योर कि जैसे पहले आपने भी कई बार ये चीज दोहराई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मार्केट अपने पोर्टफोलियो में जो चीजें वीक थी, जो कचरा आ गया था, सालों से भरते जाते हैं हम लोग, पोर्टफोलियो में ऐड करते जाते हैं, समझ नहीं आती है उसका करना क्या, उसमें से निकलने का जो चांस था वो बहुत अच्छा था। अभी भी चांस मिल सकता है, बाउंस बैक आएगा, कभी ना कभी तो बाउंस आएगा, चांस मिलता है, तो उसमें से हम निकलिए। क्योंकि ये दिखा रहा है कि मार्केट गिरेगा तो बहुत ही मतलब चढ़ते वक्त सीढ़ियों से गए, उतरते वक्त हम एलिवेटर से आए, तो ये चीज बनी रहेगी और फिर से होगा, ये दोहराया जाएगा, तो उसके लिए आप थोड़े से सावचेत। ओके। अच्छा प्रकाश, एक चीज़ जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अब इस समय जिन स्पेसेस में सबसे ज़्यादा पैसा बना है वहाँ क्या करें, जैसे रेलवे और डिफेंस, यहाँ क्या भी होगा आपका? नहीं, यहाँ पे मेरे हिसाब से मोमेंटम आने में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि हमने जो पीक पी वैल्यूएशन देखे हैं वो आते हैं इस उम्मीद में कि इसमें परफॉर्मेंस आएगी। वो अब आपको एक लेट डाउन सा दिख रहा है वहां पे। आप ये देखिए कि कई कंपनी जिसमें बहुत ही बढ़िया आपने उम्दा वो देखा, बीएचईएल को लीजिए, बहुत बढ़िया कंपनी है, कामकाज सब कुछ अच्छा है, सरकार का रुख बदला, अपनाया गया, आत्मनिर्भरता का एक वो चला, बहुत बड़ी मुहिम चली,
तो उन्होंने ये चीज को फायदा होते हुए देखा ऑर्डर बुक पे बिल्डअप, लेकिन ऑर्डर बुक से ट्रांसलेशन जो चाहिए अनुज, वो आने में समय लगेगा। तो ये सारे जो स्टॉक्स है, पावर में कई है, रेलवे में बहुत है, डिफेंस में तो पूरे ही पूरे हैं, ये सब ने अपनी ऑर्डर बुक के बलबूते बढ़त देखी है। तो परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन को तो समय लगेगा, आप उसको तो आप कर ही नहीं सकते। ऑर्डर आप साल में ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन तो जो करना है वही कर सकते हैं। सो उस लिहाज से मुझे लगता है वहां पे कैचअप होते हुए काफी समय लग जाएगा, 1-2 साल लग जाएंगे आपको उस टाइप की परफॉर्मेंस आते हुए। नो डाउट बिजनेसेस आर गुड, वैल्यूएशन स्ट्रेच था, अब आपको थोड़े से नए पॉकेट्स में दिखेगा। पुराने पॉकेट्स जो स्टार पॉकेट्स थे, वहां पे मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की कमबैक रैली आएगी। जो भी रैली आएगी वो नए क्षेत्र में आएगी, नए उससे आएगी, आउटलुक से आएगी। एक स्पेस जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है वो ग्लोबल ओरिएंटेड कंपनियां। आप टाटा मोटर्स देखिए जो अब 7% के नुकसान पर ट्रेड कर रहा है, मदसन, संवर्धन की बात हम पहले कर रहे थे, सोना, BLW की बात कर रहे थे। क्या यहाँ पर एक्सपोजर एक बार के लिए हटा लेना चाहिए? प्रकाश, अप्रोच क्या होगी? क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स Q1 नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, मैनेजमेंट ने कहा कि थोड़ी सी आउटलुक म्यूटेड है, तो फ्राइडे को भी टूटा, लेकिन आज एक और गहरी मार पड़ती हुई दिखाई दी। तो आई थिंक 2 ट्रेडिंग सेशंस में ये काउंटर करीब 11-12% तो वैसे ही बैठे बैठे गवा चुका है। जी अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट तो ठीक ठाक है, सब कुछ है, लेकिन ये जो ग्लोबल प्लेयर्स है इनका क्या नजरिया होना चाहिए, ये चीज सबको सताएगी। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ है अर्षदा, वो हर एसेट क्लास में है, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो, बॉन्ड्स हो, कमोडिटीज हो, करेंसीज हो। सो ये जो मूव आया है ये आपका इन्वेस्टेबल मार्केट पे है, जो डेरिवेटिव मार्केट पे है, ठीक है, नॉट द अंडरलाइंग दिस थिंग। अब जैगुआर लैंड रोवर की सेल्स या कोई और कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है, या यूपीएल हो गया, या बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ज्यादा रखती है, उनका आपको देखना पड़ेगा हुलिया क्या है डिमांड साइड पे। इज डिमांड श्रिंकिंग? आई डोंट थिंक दैट्स आंसर। अगर आप देखें तो हाँ, डिमांड में सॉफ्टनेस थोड़ी बहुत सीजनली हमेशा रहती है, लेकिन ये गाड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी, केमिकल की खपत बंद हो जाएंगी, कई चीजों का उत्पादन बंद हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। सो ये चीज थोड़ी सी टेम्पररी है। ये आपको जो रब ऑफ इफेक्ट आया है, ये इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है उसके मिसमैचेस की वजह से आया है, नॉट बिकॉज ऑफ सम डिमांड सप्लाई। कोई डिमांड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जो यूएस डिपेंडेंट स्टॉक्स हैं, जहां पे इकोनॉमी ग्रो जिस रफ्तार से सोचा था वो नहीं हो रही, थोड़ी सी स्टैग्नेट हो रही, वहां आपको थोड़ा सा पॉज मिलेगा। बट ये अपॉर्चुनिटी है, ये मिसमैच की वजह से, ग्लोबल मिसमैच की वजह से आपको अच्छी कंपनीज भी सस्ते में कभी कभार मिल जाएंगी। और उसमें से अगर आप देखें फार्मा, केमिकल्स, टू सम एक्सटेंट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैपिटल गुड्स कंपनीज है, वहां पे कोई आंच नहीं आएगी और वो नीचे के लेवल से बहुत अच्छी तरह बाउंस करें। ओके लेकिन एक स्पेस है जहां पर शायद और मंदी गहरा सकती है इस ग्लोबल सेल ऑफ के बीच में, वो मेटल्स है। मेटल्स में क्या आपको लग रहा है वो वीकनेस आगे देखने को मिलेगी? क्योंकि 2 दिन पहले जब हम टाटा स्टील के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, चाइना में जो प्राइस करेक्शन देखने को मिला है और दाम घटते हैं तो वो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स खुद लॉस में चले जाएंगे, और वो इनफैक्ट बाकी पियर्स के लिए भी प्राइसेस नीचे ही ड्राइव करने लगे हैं। इस माहौल में फिर क्या और पेन की गुंजाइश है? तो ये थोड़ा सा मेटल्स में क्या होता है, जब हम फेरस मेटल्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक पहलू है, जो कंजम्पशन का जो साइड है, वहां पे आपको इतनी आंच आते हुए नहीं दिखेगी। जो ग्लोबल कमोडिटी सेटअप में मार पड़ा है उसकी वजह से ये मेटल्स के प्राइसेस में इंपैक्ट पड़ रहा है। सो आई डोंट थिंक वी शुड ओवर रिएक्ट टू दिस। हाँ, थोड़ा सा असर तो सब पे पड़ रहा है। आप उसको आप ये नहीं सोच सकते कि मेटल्स में कुछ नहीं होगा, ग्लोबल उसमें हम लोग तो है ही नहीं, हम तो एक्सपोर्ट नहीं करते। लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम, इस टाइप की जो चीजों में जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉन्ग, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इतने बुलिश थे, वो सब ईज आउट होंगे, वहां पे आपको अनवाइंडिंग होगी, इस वजह से आपको थोड़ा सा मार पड़ता हुआ दिखेगा। बट डिमांड साइड पे आई डोंट थिंक ये होगा। और इंडियन कंपनीज जो इंडिया में ही सप्लाई कर रही है, बहुत सारी कंपनी जो स्टेनलेस स्टील बना के दे रही है, जो पाइप्स बना के दे रही है, तो इस टाइप के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के दे रही है, उसमें आप देख लीजिए शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि उसकी डिमांड कहीं कम नहीं होने वाली है। सो अगर जापानीज येन स्ट्रांग होता है, डॉलर वीक होता है, उल्टा होता है, जो होता है, इससे हमारे रोड बनाने, पाइप बनाने, गैस लाने, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो ये सब चीजें जो कंजम्पशन ड्रिवन है, वहां पे फोकस करिए, तो आप एटलीस्ट उसको
हेज कर सकते हैं, बट यस ग्लोबली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव। अच्छा प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। वो जो बजट के दिन आप साथ में बैठे थे तो उस दिन एस्कॉर्ट्स आपने रिकमेंड किया था, उस दिन का मूव तो अच्छा था। खैर बाजार अब पूरा का पूरा टूटा है। एस्कॉर्ट्स के जो मंथली सेल्स फिगर थे वो भी आपने देखे होंगे। मैं दो स्टॉक्स पे आपकी राय चाहूँगा, एस्कॉर्ट्स पे और मारुति पे। मारुति के इस बार नंबर्स अच्छे थे, एबिटा बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन थोड़ा सेल्स फिगर, मंथली सेल्स फिगर पे इसने डिसअपॉइंट किया। इन दोनों ही स्टॉक्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए एस्कॉर्ट्स में बहुत सिंपल है, जो कैचअप आना बाकी है वो अभी उसको और समय लगेगा, और वो शायद हो सकता है मॉनसून के आने के बाद आपको इम्पैक्ट दिखे। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव। हाँ ये है कि ये जिस टाइप का मार्केट हाई बीटा स्टॉक्स को ट्रीट कर रहा है उसमें थोड़ी बहुत मार पड़ेगी, सो आई वुड नॉट बी सो वरिड। लेकिन हाँ जो ट्रैक्टर सेल्स में इंप्रूवमेंट है, आप एमएनएम की कमेंट्री सुनिए तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई अब पिकअप की उम्मीद है, हमने देखा है ऑलरेडी और स्टॉकिंग शुरू हुआ है। मॉनसून के बाद, मॉनसून के दरमियान ये सब चीजें होती है। एमएनएम में थोड़ा सा बैलेंस पोर्टफोलियो होने की वजह से एक अलग सेफ्टी लेवल आ जाता है। एस्क्वार्ट्स के डिपेंडेंस ट्रैक्टर्स पे ज्यादा हो। आप इसी समय वीएसटी टिलर का कामकाज देखिए, उनके नंबर्स देखिए, या स्टॉक प्राइस की बात में नहीं कर रहा, बट परफॉर्मेंस मेट्रिक्स देखिए, वहां बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। सरकार जो काम कर रही है, जो बजट में ऐलान हुए हैं वीरू, उसका परकोलेशन डाउन द लाइन तो होना ही होना है। पैसा तो किसानों के पास आएगा, मैकेनाइजेशन लेवल्स बढ़ेंगे, लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये सब चीजें जिस हिसाब से हो रही है, आप इन थीम्स को थोड़ा बहुत स्लो डाउन देख सकते हैं, लेकिन आप इनको चूक नहीं सकते, क्योंकि सेक्युलर ट्रेंड जिसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म 4-5 साल का जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव। ओके अच्छा सर, प्रकाश सर, ये इंश्योरेंस स्टॉक्स में से HDFC लाइफ, SBI लाइफ, और कुछ देर के लिए अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को, अभी हम कैम्स की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, इसी स्पेस में कैम्स हो गया या फिर HDFC MC, इन 2-3 पॉकेट्स में से कुछ पसंद आ रहा है आपको इस वक्त? नहीं बिल्कुल, कैम्स है, केफिन टेक है, ये आपने कमेंट्री सुनी, मैनेजमेंट ने बोला कि भाई इंश्योरेंस को ग्रोथ में अब ना भी शामिल करें तो भी ओवरऑल म्यूचुअल फंड की ग्रोथ, AIFs की ग्रोथ इतनी ज्यादा है। और ये होगा कि देखिए जो अनऑर्गेनाइज मार्केट, नॉट अनऑर्गेनाइज बट जो थोड़ा सा एडवाइजरी साइड में जो मार्केट PMS या AIF से हटके जो चल रहा था, वो थोड़ा बहुत अब और स्ट्रक्चर्ड वे में आएगा। और म्यूचुअल फंड्स में जो सबसे बड़ा एडवांटेज टैक्सेशन का है कि कैपिटल गेन्स नहीं लगता, तो उनके पास रिटर्न देने की क्षमता और भी बढ़ जाएगी। तो मार्केट थोड़ा सा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज उसमें काम में चल रहा है, तो ये सभी कंपनीज को बहुत बेनिफिट होगा। कैम्स नीचे आया है, आज आपको मिल रहा है, आप ले सकते हैं। जब जब मार्केट में इस टाइप की गिरावट आती है, जैसे कैम्स की कोई गलती नहीं है, लेकिन मार्केट गिरी है तो कैम्स को भी गिरना है, तो आप ऐसे उन दिनों पे इसको ऐड करा जा सकता है। और CDSL को देखिए, वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्रोथ उसके सामने है, जो पार्टिसिपेशन लेवल्स जिस टाइप के बढ़ रहे हैं, अगले साल आपको एक साल में IPO इतने दिखेंगे बड़े बड़े, वहां पे भी वापस एक ग्रोथ आएगी। सो मार्केट इज गिविंग यू दोस अपॉर्चुनिटीज, बट एक बास्केट बना लीजिए जो नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स है, इनको मैं मतलब एक अलग कैटेगरी में ट्रीट करता हूँ। ये थोड़े से वैसे हैं जिसमें कोई फंडिंग की या लोन्स की, बोरोइंग की कोई समस्या नहीं आती। ये सिर्फ फी बेस्ड, सर्विस बेस्ड वो है, तो उनमें से डेफिनेटली लिया जा सकता है। ओके अच्छा, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, IT यहाँ पर कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं क्या? सो अनुज, IT में मतलब देखिए मार सबसे ज्यादा तो वहां पड़ रहा है क्योंकि ग्लोबल इंटरफेस ज्यादा है। अब ये हो सकता है कि US में थोड़ा सा माहौल सुधर जाएगा तो वापस एक बोलबाला आएगा, लेकिन जो रनअप ग्लोबली हुआ है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये जो AI और चिप्स को लेके, सेमीकंडक्टर्स को लेके हो रहा है, एक कंपनी मुझे अभी भी पसंद बहुत आती है और वैल्यूएशन कंफर्ट जहां आता है, जहां ओवरबॉट स्टेट नहीं है, वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं, पर ये वहां 1000-1100 के जोन से हिलता ही नहीं है। बट जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, उसके हिसाब से आई वुड, इफ आई हैड टू ऐड समथिंग, तो ये करूंगा, क्योंकि आगे चल के जो टाटा एलेक्सी ने किया कंसोलिडेशन के बाद, वैसी चाल आपको इसमें भी दिख सकती है। बट अदरवाइज मिड कैप IT में कई जगह स्पार्क्स हैं, अच्छे हैं, बट आई वुड स्टिल वेट फॉर सम टाइम। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज के दिन समय निकाल कर बात करने के लिए। तो प्रकाश बेसिकली यही कह रहे हैं कि मिड कैप्स में और गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन कई आइडियाज आपको मिलेंगे जहां पर एक लॉन्ग टर्म में मौका है तेजी करने का, पोजीशंस इकट्ठा करने का। अच्छा, इस बीच मार्केट में हुआ क्या है, 24,063 के लेवल्स
तो वो 3 PM के आसपास ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली, तो 24,100 का साथ नहीं, उसके हम हल्के से नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। अनुज, लेकिन 24,000 को होल्ड कर रहा है, क्या वही काफी होना चाहिए इस तरह के दिन में? नहीं, 200 देखना चाहेंगे? क्लोज खराब है। हाँ। देखिए क्लोज खराब है। 24,200 के ऊपर अगर हम बंद हो रहे थे तो मैं डेफिनेटली बोलता। ठीक है, काम करते समय आपने पूछ लिया तो मैं अगर वो ग्राफिक्स रेडी हो तो मैं बात कर ही लेता हूँ। हाँ, तो ये मैं इसमें बेसिकली ये कहूँगा कि आप आज जो है ना कोई भी पोजीशन ना लेकर जाएं। अगर 24,200 के ऊपर बंद हो रहे होते तो मैं फिर भी ये कहता कि आप हेज लॉन्ग पोजीशन ले जाएं, लेकिन क्योंकि हम नहीं डिफेंड कर पाए, 24,100 भी नहीं डिफेंड कर पाए। अब आप कह सकते हैं कि लो से बाउंस बैक कर गए, लेकिन वो लो जो है वो बहुत ख़राब लो है, 23,900 का लो है। वहाँ से 150 पॉइंट रिकवर हो भी गए तो क्या, 700 पॉइंट तो फिर भी डाउन है ना, 650-700 पॉइंट। अच्छा, एक और चीज़, आज शाम को क्या होगा? अच्छा, एक तो आजकल हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ इंडिया पे नहीं, यूएस पे भी कमेंट करने लगे। वो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप में घूम रहा है कि इमरजेंसी में आज ही फेड रेट कट कर देगा। ऐसे नहीं होता है। फेड मतलब ये नहीं है कोई, मतलब फेड है वो कोई हमारा कोई यहाँ का कोई ब्रोकर तो है नहीं जो डिसाइड करेगा कि चलिए ठीक है कल मार्केट को थोड़ा स्टेबिलिटी देते हैं। ऐसे नहीं होगा, टाइम लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि फेड आके कुछ स्टेटमेंट दे दें और ये बोल दे कि हाँ हम एक मीटिंग करने वाले हैं। ये नहीं होगा कि आज की आज रेट कट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा। आज असल प्रॉब्लम क्या है, आज आप कोई भी सौदा लेकर जाएंगे ना, वो गैम्बलिंग है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल गिफ्ट निफ्टी में या तो आपको +200 दिखेगा या -200 दिखेगा। अब मुझे नहीं पता कि वो +200 होगा या -200 होगा, तो वो गैम्बलिंग है। वो रूले वाले गेम की तरह से वो मत खेलिए। कल एक बार ओपन हो जाए उसके बाद देखिए। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग कैरी करना चाहते हैं तो FMCG और फार्मा में कैरी करें। अगर आपको लॉन्ग ही कैरी करना है तो FMCG या फार्मा पर करें। IT को भी कुछ टाइम के लिए तो अवॉइड करें, या IT में कुछ टाइम के लिए सेल ऑन रैली प्ले करें, क्योंकि US का जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली वो IT स्टॉक्स पर है। कुछ टाइम के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर लेके जाना आपको तो FMCG और फार्मा लेकर जाएं। निफ्टी पर अगर आपको बाय करना है, एक बार कल 24,200 स्क्रीन पर देखने दीजिए और उसके ऊपर टिकने दीजिए। एक बार ये टिकना ज़रूरी है 24,200 के ऊपर। ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट में जो गिरावट है यहाँ पे ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही है। बैंक निफ्टी, इस पर मैं कल व्यू एक लूँगा फ्रेश, लेकिन अभी मेरा व्यू ये है कि आप न्यूट्रल जाएं। अगर आपको करना ही है कुछ ना कुछ, अगर ट्रेड लेके जाना है तो FMCG या फार्मा पे अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखें। उसमें ये होगा कि एटलीस्ट दिस अ गुड चांस कि अगर कल ग्लोबल क्यूज ख़राब भी हैं तो भी ये स्टॉक्स नहीं गिरेंगे, और अगर क्यूज ठीक ठाक है तो ये स्टॉक फिर भी आउट परफॉर्म करेंगे। ये एक कारण हो सकता है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी करते हैं। यतिन के पास चलते हैं पहले डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज डीलर्स जो 2 स्टॉक्स फोकस कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले टाटा स्टील और मेटल्स में, खास करके स्टील स्टॉक्स में डीलर्स को लगता है कि आज शॉर्ट पोजीशन बन रही है। बहुत सारे HNIs यहाँ बिकवाली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टील स्टॉक्स में डीलर्स को लगता है 3 से 4% का फर्दर डाउनसाइड रहना चाहिए। और क्योंकि ग्लोबल क्यूज काफ़ी कमज़ोर हैं, खास करके मेटल्स में, तो टाटा स्टील में वो शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। लुपिन, कल नंबर्स आएंगे और नंबर्स के पहले पहले लॉन्ग बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ काफ़ी सारे HNIs खरीदारी कर रहे हैं, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। और अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो यहाँ एक BTST ट्रेड आप ले सकते हैं 1980-1985 तक के टारगेट्स के लिए। तो एक सेल एक बाय डीलर्स की आज रिकमेंडेशन में ये 2 स्टॉक्स हैं। ओके, एक सेल एक बाय ये डीलर्स की रिकमेंडेशन में इस समय। और लुपिन की ध्यान रखिएगा, कल नंबर्स भी आने, तो इसके लिए ये एक और स्टॉक है जो रेडार पर है, टाटा स्टील और लुपिन। टाटा स्टील पर सेल और लुपिन पर बाय डीलर्स की तरफ से। BTST STBT टाइम इस समय। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? गुड इवनिंग टू यू। मेरा स्टैंड वही रहेगा जो फ्राइडे को, नो कॉल्स। मुझे कॉल नहीं देना है। फ्राइडे को भी नो कॉल था, आज भी नहीं। 2 गैप्स डाउन हुए हैं और लास्ट के जो 2 घंटे मूव है ये एक अपॉर्चुनिस्टिक शॉर्ट कवरिंग है, बाइंग नहीं है। तो मेरे ख्याल से आई एम नॉट गिविंग एनी कॉल। कल एक गैप डाउन हो सकता है, ऐसा कुछ होगा तो शायद बॉटम आउट हो, लेकिन फिलहाल नो कॉल। बिल्कुल, कुछ ना करना भी एक कुछ मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करेंगी? ओनली इफ एनीबडी हैज टू डू, देन मुझे लगता है कि इसमें आप सेल कर सकते हैं कैनफिन होम। कैनफिन होम काफी वीक पूरा थ्रू आउट द डे रहा है। 800 के नीचे स्टॉक इज लाइक अ डिजास्टर। तो यहाँ पे 760, 740 कुछ भी आ सकता है, बट ओनली इफ एनीबडी हैज टू डू, सेल कैनफिन होम विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 800। ओके, कैनफिन होम्स डे लो की ट्रैजेक्टरी में अगर कुछ करना है तो शिल्पा जी की तरफ से मत है कैनफिन होम्स को शॉर्ट करने का। मानस आपका ट्रेड? देखिए कोई फ्रेश ट्रेड नहीं होगा, लेकिन लाल पैथ लैब जिसका पहले भी मैंने 2 बजे रिकमेंड किया,
उसके टारगेट अभी भी दूर है। तो यहाँ से अगर एक BTST कॉल लेना हो तो लाल पैथलैब पे ले सकते हैं। 2119 सॉरी माफ करिएगा 3119 3119 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, टारगेट वही सेट करेंगे 3250 के। ओके, तो डॉक्टर लाल में मौका तेजी की पोजीशन कैरी करने का। राजेश सातपुते जी, आपका ट्रेड? अच्छा जी, देखिए मैं यहाँ पे लॉन्ग कैरी करूंगा और वो भी FMCG में। उसमें भी थोड़ा सा अगर हो सके तो ऑप्शन लेके जाइए, वो ज्यादा सेफ्टी देगा। नेस्ले इंडिया जिसका जिक्र सुबह से हम लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा बना हुआ है, स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो नेस्ले का देखिए 2500 का कॉल करीबन 62 पर चल रहा है, इसे लेके जाइए विद स्टॉप लॉस ऑफ 40। मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रैक्शन मिलना चाहिए। इसका टारगेट जो दिखता है चार्ट पे वो करीबन 110 का है। तो नेस्ले इंडिया इज अ बाय। ओके, नेस्ले बाय कॉल है। राजेश पालवे जी, आप क्या पिक करेंगे? तो वीरेन जी, शॉर्ट साइड का ट्रेड मेटल में जिंदल स्टील एंड पावर पे शॉर्ट किया जाएगा। और यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक में आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है, स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इसने जो प्रीवियस स्विंग लो थे उसका भी आज ब्रेकडाउन किया है, तो जिंदल स्टील एंड पावर में कंटिन्यूटी रह सकती है फर्दर और डाउन साइड की। यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 900 रुपए से लेके 890 रुपए तक की डाउन साइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 927 के आसपास। ओके, चलिए अब प्रशांत सावंत के पास चलते हैं। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, यहाँ पे मुझे ग्रासी में एक बहुत अहम सपोर्ट पे आया हुआ नजर आ रहा है, प्लस 2600 का राउंड नंबर सपोर्ट भी है। मैं यहाँ पे एक लॉन्ग रेकमेंड करूंगा एक पुल बैक के हिसाब से। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 2560 2560 और टारगेट होगा एक गैप जोन है करीबन 2680 2700 2700। चलिए, तो ये इस समय की BTST और STBT ट्रेड्स। अच्छा, इंडिगो ने आज बिजनेस क्लास लॉन्च कर दिया है, और एक चीज़ मैं कहूँ हर्षदा, बहुत वेल अवेटेड मूव और ज़रूरत थी इसकी। और मुझे याद है कि पहले मैनेजमेंट का व्यू था कि नहीं, हम नहीं करेंगे। जब आदित्य घोष हुआ करते थे, उन्होंने साफ कहा था कि नहीं करेंगे हम। लेकिन आई थिंक ये ज़रूरत है इसकी, कंसिडरिंग इतना लॉयल बेस अब इस समय इंडिगो का हो गया है। और मैं खुद आई थिंक पिछले 3 महीने में 12 या 13 फ्लाइट इंडिगो की ले चुका हूँ। आई होप कि प्रोस्पेक्टिव बेसिस से भी पॉइंट्स ऐड करने दें वैसे। लेकिन खैर, अगर फ्यूचर वो लॉयल्टी प्रोग्राम भी एब्सोल्युटली मिसिंग था, तो वो उसकी ज़रूरत थी। अब सिर्फ विस्तारा का है यहाँ पर। अब प्रॉब्लम क्या है कि विस्तारा की बहुत ज़्यादा फ्लाइटें हैं नहीं, और अब वो वैसे भी एयर इंडिया के साथ उनकी वो मर्ज हो रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो इंटरग्लोब 2 चीज़ें, एक तो बिजनेस क्लास लॉन्च और एक लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च। आई थिंक ये एक अच्छी खबर है इंडिगो के लिए। कंपनी के फाउंडर राहुल भाटिया से बात की हमारे करस्पॉन्डेंट रोहन सिंह ने, एक बार उसको सुनते हैं। नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में आज बिजनेस क्लास सिर्फ एक एयरलाइन ग्रुप ऑफर करती है, और ये मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेवारी है कि जो हमारा हिंदुस्तान में ट्रैवलर है शुड हैव चॉइस, एंड दैट इज व्हाट दिस इज गोना डू। सर, 18वां साल एक माइलस्टोन होता है किसी के भी लाइफ में, एयरलाइन की लाइफ में तो ही। अगले कुछ सालों में, 5 साल 10 साल में क्या ब्रॉड विजन रखा है इंडिगो के लिए आपने? कहाँ हम देखते हैं उसे ग्लोबल लेवल पे? आपने जैसे सुना 2030 तक हम सोचते हैं कि हमारी कंपनी का साइज दुगना होगा आज के मुकाबले, और उसके बाद का मैं आपको फिर 2030 में बताऊंगा। सर, एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने आज कहा कि आई एम हियर टू स्टे, ऑब्वियसली स्टेक सेल को लेकर था। थोड़ा अगर इन्वेस्टर्स को बता सकेंगे कि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नर्वसनेस भी थी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि जब हमने ये जो 2% ओनरशिप बेची थी, तो देयर वाज सम स्पेकुलेशन इन्वेस्टर्स में और आप लोगों के ग्रुप में कि इसका क्या मतलब है। उसका मतलब कोई खास नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि जो इंटरग्लोब नए बिजनेस शुरू कर रही है, उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए थी, और इट्स नो मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। तो मैं ये सोचता था कि आज एक ऐसा मौका है जहां मैं समझता हूं कि ये मेरी जिम्मेवारी है हमारे एम्प्लॉयज़ के और इन्वेस्टर्स के और आप लोगों के और ये कहने के लिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और दृढ़ खड़ा हूँ, इंटरग्लोब दृढ़ खड़ी है, और वी आर हियर टू स्टे फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, तो चलिए, ये बात हुई राहुल भाटिया से, जो इंडिगो के फाउंडर और प्रमोटर हैं, और बिजनेस क्लास लॉन्च होने जा रही है। वीरू, पहले कहाँ की टिकट लेंगे? वैसे अभी तो खैर सिर्फ दिल्ली मुंबई लॉन्च हो रही है,
तो मुंबई की ही लेंगे। नहीं अभी तो यही, जब एक बार लॉन्च हो जाएगी तो कहाँ के लेंगे, मतलब वेल जब फुल फ्लेज लॉन्च हो जाएगी तब। अभी तो सिर्फ एक ही है, आई थिंक ट्रायल वर्जन पे होगा, लेकिन वैसे अगर किसी रूट पर ट्रैवल करना हो तो कौन सा प्रेफर्ड है? अभी मैं जो जिस सिटी में जाना चाहता हूँ, जिस शहर में या फिर जिस देश में जाना चाहता हूँ, अभी सिंगापुर टारगेट में, वही बचा हुआ है इधर की तरफ, सिंगापुर लेना चाहूँगा। ओके, खैर बहुत वैसे इकोनॉमी क्लास भी ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। इकोनॉमी क्लास भी उतना ही टाइम में लेके जाती है वैसे तो। खैर आपको पता है, एक अजीम प्रेम जी हमेशा ना इकोनॉमी ट्रैवल करते थे, तो उनसे एक बार किसी ने पूछा था कि सर आप, उस समय वो इंडिया के रिचेस्ट आदमी थे, कि सर आप इंडिया के रिचेस्ट आदमी हैं, आप बिजनेस क्लास में क्यों नहीं ट्रैवल करते हैं? तो उनका जवाब था कि जिस दिन बिजनेस क्लास मुझे इकोनॉमी क्लास से पहले पहुंचाना शुरू कर देगी उस दिन मैं बिजनेस क्लास ले लूँगा। सिंपल है। बिल्कुल। लेकिन अनुज मैं बताऊँ, बहुत यूनिक चीज़ है। अजय भाटिया साहब ने साउथ वेस्ट का बोर्ड ज्वाइन किया, ठीक है, और उन्होंने बोर्ड ज्वाइन किया और उसके आई थिंक 15-20 डेज के अंदर साउथ वेस्ट ने अनाउंस किया कि अब हम ओपन सीटिंग नहीं रखेंगे और एक्स्ट्रा लेग रूम के लिए पैसे चार्ज करेंगे। नहीं देखिए, तो हम नॉर्मली वहाँ की लर्निंग्स यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ की लर्निंग्स वहाँ पर अब तो लागू इंडिगो ने तो, खैर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये केस स्टडी है, बहुत मतलब ज़बरदस्त केस स्टडी है वो। अभी तो उन्होंने जो फ्रंट रो सीट है, पहले 1000 रुपये लेते थे, अब तो उसके आई थिंक 1500-2000 कर दिया, 2500 तक जा रहा है। हाँ, तो वो मतलब, और लोग दे भी रहे हैं आज तक, क्योंकि स्पेशली जो फ्रिक्वेंट फ्लायर है ना वो देगा। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, आई एम विलिंग टू पे कि पहली 3 रो में मुझे सीट मिल जाए, क्योंकि वो कंफर्ट एक अलग ही होता है। इनकी एक फास्ट फॉरवर्ड सर्विस है, जिसमें अगर आप स्पेशली फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बहुत यूज़फुल होती है वो। क्योंकि आप देखिए, जब मैं अकेला जाता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि कोई चेक इन बैग ना हो, सिर्फ मैं अपना ट्रॉली से काम हो जाए। लेकिन फैमिली के साथ जा रहे हैं तो चेक इन करना पड़ेगा, तो उसमें फास्ट फॉरवर्ड बहुत काम आता है, क्योंकि उसमें फिर आपको लाइन में बचत हो जाती है, पहले बोर्डिंग करने को मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी भी ये स्टॉक जो है इंडिगो इस लेवल पे भी सस्ता है अर्निंग्स के हिसाब से, जो अर्निंग्स से डिलीवर कर रहा है। मार्केट ऐसी लॉस मेकिंग कंपनीज को इतना मार्केट कैप देता है, उसके मुकाबले फॉर एग्जांपल मैं, चलिए ठीक है, अब जोमेटो ने ऑफ लेट थोड़ा अच्छा करना शुरू कर दिया है, लेकिन आप कंपेयर कर लीजिए दोनों की वैल्यूएशन को, जोमेटो वर्सेस इंटरग्लोब एविएशन। मैं अभी भी कहूँगा कि, और कंसिस्टेंसी, मैं अभी भी कहूँगा कि इंटरग्लोब इज 10 टाइम्स बेटर देन जोमेटो एनी डे। लेकिन देखिए, और गिरते बाजार में ये भी अपने आप को संभाल ही रहा है, सिर्फ 2% ही नीचे है, वरना आज तो हमने हाहाकार देखा ही है कई सारे स्टॉक्स में। आखिरी के 4 मिनट बचे हैं और एक तो ट्रेड जो कोशिश कर रहे हैं अपनी चाल को और सुधारने की, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आई थिंक आज ओपनिंग में इसकी चर्चा हो भी रही थी। मानस, क्या कल के लिए 1203 या आज अगर इन लेवल्स पर क्लोज आ रहा है, कल के लिए पड़ाव कितने और तेजी के बनते दिखाई दे सकते हैं टाटा कंज्यूमर के लिए? तो देखिए, मॉर्निंग में यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेशन दिया था जिसके टारगेट 1210 के थे, वो अचीव हो चुके थे। उसके बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी, 1185 तक स्टॉक गया, लेकिन क्लोजिंग काफी बेहतर है। मेरे ख्याल से बीटीएसटी की तरह भी आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। 1184 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करके जाइए। आई थिंक कल आपको 1225-1230 तक के टारगेट टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल सकते हैं। तो 1225-1230 के लिए एक मौका यहाँ पर साफ बनता दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए एक पर्सपेक्टिव टाटा कंज्यूमर पर। चलिए, एक अपडेट आ रहा है वायदे बाजार में, जो एक स्टॉक तैयारी कर रहा है बैन में जाने की, वो है हिंदुस्तान कॉपर। करीब 98% तक की मार्केट वाइड पोजीशंस यहाँ पर आ चुकी है। आज के सेल ऑफ में स्टॉक करीब 7-8% नीचे रहा और ये दरअसल वायदे बाजार का एक हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट आज ओवरऑल सभी मेटल कंपनियों में हमने देखी अच्छी खासी बिकवाली बनती दिखाई दी, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो आपका हिंडाल्को हो, और कल आने वाला वेदांत। अब कल वेदांत में एक्सपेक्टेशन हम सुन ही रहे थे, लेकिन कोई ट्रेड प्रशांत जो आप कैरी करना चाहते हैं या फिर दूर ही रहे मेटल से, क्योंकि ओवरनाइट पता नहीं क्या कुछ खबर आएगी? जी हर्षा जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि एक अहम सपोर्ट पे आया हुआ है 410-400 का जो जोन है, तो शॉर्ट टर्म में कैरी करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट कंसिडरिंग द मार्केट सिचुएशन स्पेशली मेटल सेक्टर, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग्स अभी के लिए अवॉइड करो। ये स्टॉक एक बार फिर से 425-425 के ऊपर निकल जाए तब आप कंफर्टेबली लॉन्ग जा सकते हो। करंट प्राइस आपका स्टॉप लॉस होगा 410 और वहां से आप 450-460 ये जोन्स टारगेट कर सकते हो। सो वेट फॉर 425।
चलिए 1 मिनट बचा मार्केट क्लोजिंग में, अब जरा वॉल पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह की क्लोज रही। खराब क्लोज है विदाउट अ डाउट। निफ्टी 670 पॉइंट नीचे, बजट डे लो के नीचे बंद हो रहे हैं हम 24,045 पर। निफ्टी बैंक 1300 पॉइंट नीचे, मैं एक बार के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि 130 कैसे, 1300 पॉइंट नीचे 2.5%। और निफ्टी आईटी जहां सबसे बड़ा क्रैक था बड़े इंडेक्सेस में 3.5% नीचे। मिड कैप इंडेक्स 4% नीचे। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए आप ऑलमोस्ट 5% नीचे था और यही कारण है कि एडवांस डिक्लाइन सुबह से इतना खराब रहा। 200 बढ़ने वाले शेयर, 2200 गिरने वाले शेयर। स्मॉल कैप्स में बड़ी गिरावट 5% की। सेक्टोरल बेट देखते हैं एक बार, और सेक्टोरल बेट में आपको एक चीज़ क्लियर नजर आएगी, जहाँ जैसे हमने शुरुआत की वैसे ही अंत भी किया, सारे सेक्टर्स रेड में थे। एक एफएमसीजी जरूर था जिसने कोशिश की थी आज थोड़ा मार्केट को संभालने की। ये देखिए एक बार के लिए ग्रीन में भी आ गया था, लेकिन सबसे कम लॉसेस के साथ यही वाला इंडेक्स बंद हुआ और उसके बाद फार्मा इंडेक्स। लेकिन आप ग्लोबल फेसिंग और हाई बीटा सेक्टर्स देखिए, मेटल्स 5%, रियल एस्टेट 4.5%, ऑयल एंड गैस 4%, कैपिटल गुड्स 4%, ऑटोज 4%, PSU बैंक 4.5%। तो आज क्लियरली हाई बीटा और ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स की अच्छी धुलाई हुई। अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। सबसे नीचे टाटा मोटर्स चलता भी इसी तरीके से, गिरता भी इसी तरीके से, 7.5% नीचे टाटा मोटर्स। ONGC ये करीब 6% नीचे था। अदानी पोर्ट्स 6% नीचे। टाटा स्टील, हिंडाल्को, SBI, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ स्टॉक्स थे। मारुति, रिलायंस जिन पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर था, ग्रासिम, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया। और ऊपर सिर्फ कंजम्पशन नेम्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और टाटा कंज्यूमर। तो कुल मिलाकर खराब क्लोजिंग। कुल मिलाकर एक खराब क्लोजिंग। और अगर आप ग्लोबल पिक्चर में देखें तो इतनी भी खराब नहीं, क्योंकि वहाँ पर जापान के मार्केट्स के सामने हम सिर्फ 2-2.5% ही या फिर सिर्फ 650 पॉइंट ही फिसलते हुए दिखाई दिए हैं और 24,000 के इस लेवल को हमने होल्ड किया है। तो 2.5% नीचे आपके लिए वो क्लोज दिख रहा है निफ्टी पर। 2.5% नीचे निफ्टी बैंक। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जैसे अनुज ने मेंशन किया ज़्यादा पेन रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा भाग भी चुके थे। चलिए अब सोमवार आप कह सकते हैं एशियन मार्केट्स के लिए ब्लैक मंडे, हमारे लिए मुनाफा वसूली वाला सोमवार रहा। देखते हैं मंगलवार क्या लेकर आएगा और कितना पुल बैक हम दिखा पाएंगे। कल सुबह में फिर सबकी मुलाकात होगी फ्रेश ट्रेड्स, फ्रेश हौसले के साथ, और इस उम्मीद में कि ग्लोबल मार्केट ज़्यादा यहाँ से बिखरे नहीं।